यस। नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद। स्वागत है आपका आरा हिंदी स्कूल में। मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे बहनों, मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने आपके जो पाठ पुस्तक है इससे 2 चैप्टर गद्य खंड से कर चुका है हम लोगों ने। ठीक है, हमने गद्य खंड से 2 चैप्टर कर लिया है और आज की जो क्लास है ना हम करेंगे पद्य खंड से। ठीक है, पद्य खंड से करने वाले हैं और उसमें करेंगे पहला चैप्टर है यानी पहली जो कविता है कड़बक, इसको हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास थोड़ा सा चेंज किया हूँ मैं। मैंने सोचा था कि आपको पहले उधर का गद्य खंड को ख़त्म कर दें फिर उसके बाद पद्य। फिर सोचा कि नहीं, क्योंकि ऐसा सही नहीं रहेगा। अगर गद्य खंड और पद्य खंड दोनों एक साथ करते हैं तब जाकर और थोड़ा सा मज़ा आएगा, लगेगा कि बैलेंस करके हम अपनी क्लास को लेकर चल रहे हैं, है ना। तो इस पर्पज़ से मैंने आज की क्लास हम पद्य खंड से शुरू कर रहे हैं। तो जिसमें अभी तो उधर गद्य खंड में 2 किया, ठीक है, बातचीत कर लिया आपका, फिर उसने कहा था कहानी कर लिया। अब करेंगे 2 कविता इधर, फिर उधर चलेंगे। ऐसे करके बैलेंस करके हम लोग चलते रहेंगे क्लास को, ताकि जल्द से जल्द क्लास को हम ख़त्म करें, अपना जो सिलेबस है पूरा कर सकें। अच्छा, आज की जो क्लास है ना इसमें हम क्या क्या बात करने वाले हैं इस पर बात अब करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं अब। ठीक है, तो देखिए आज बात करेंगे हम लेखक परिचय, भावार्थ क्या है इस पे बात करेंगे। यानी 2 चीज़ है इस क्लास में इम्पोर्टेंट जिस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास की अब शुरुआत करते हैं प्रॉपर वे में। कड़बक क्या है, सबसे पहला सवाल बनता है कड़बक क्या है। ठीक है, कड़बक क्या है मैं बात बताता हूँ। कड़बक जैसे आप कहानी पढ़ते हैं, निबंध पढ़ते हैं, ठीक है, नाटक पढ़ते हैं, संस्मरण पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, एकांकी पढ़ते हैं, इसी तरीके से कविता क्या है ना, कविता भी पढ़ते हैं। बट आप कहानी में भी कई तरीके की कहानी होती हैं, ठीक है, कई तरीके के निबंध होते हैं, उसी तरीके से कविता में भी, ठीक है, उसी तरीके से कविता में भी कई तरीके की कविताएं होती हैं, यानी कहें कि शैलियाँ होती हैं। तो उन्हीं में से एक शैली है आपका कड़बक। और कुल मिलाकर कहूँ तो कड़बक एक कविता की शैली है, ठीक है, जो अब तो नहीं लिखी जाती। पुराने समय में जब हिंदी की शुरुआती दौर में हिंदी में जब कविताएं लिखी जाती थी और उसमें भी जो कविताएं में अवधी भाषा में जो लिखी जाती अवध, ठीक है, अवधी भाषा जो है इसमें जो कविताएं ज़्यादातर लिखी जाती थी तो उसमें कड़बक मिलता था और सूफी काव्य में ज़्यादातर, ठीक है ना। तो समझ गए कि क्या है कड़बक, एक कविता ही है बट कविता का एक शैली है, मतलब लिखने की तरीका। समझ गए। लाइट चली गई यार लाइट चली गई, 1 मिनट। मैं जब जब क्लास शुरू करता हूँ ना लाइट चली जाती है, क्या आप संजोग है पता नहीं, बट मुझे लगता है ना कि अब यहाँ की लाइट चेंज करनी पड़ेगी। हालांकि मैं अपने घर पे हूँ, कमरा ऐसा है और यहाँ पर उस तरीके का लाइट का व्यवस्था नहीं है, तो आप थोड़ा सा मैनेज करेंगे। लाइट हो सकता है कि जल्द आ जाए, बट हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आवाज़ मेरी आप सुन ही पा रहे होंगे, ठीक है। तो आप समझ गए कि कड़बक क्या है। देखिए, किसी भी कविता को या कोई भी विधा को पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर हम क्या पढ़ रहे हैं। तो इतना आप जान गए कि कोई भी पूछे तो कड़बक क्या है भाई, तो कड़बक एक कविता की शैली है, ठीक है, यानी कविता लिखने की एक शैली है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, सबसे पहले इसमें अगर बात करें तो ये जो कड़बक अभी हम पढ़ रहे हैं किस भाषा में है, तो अवधी भाषा में, ठीक है। एक सवाल ये आप नोट कर लीजिएगा, ये अव है, ठीक है, ये अवधी भाषा में, ठीक है, अवधी भाषा। इतना आप समझ गए। और जायसी की भी भाषा क्या है, जायसी यानी अभी इसके लेखक कौन है, तो जायसी हैं, और उनकी भाषा क्या है, तो ये अवधी ही है। हम बारी बारी से आगे देखते हैं। आइए, आ गई लाइट, आ गई। चलिए देखिए, मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें परिचय की, लेखक परिचय, ठीक है, लेखक परिचय की बात करते हैं। और एक ही क्लास में आपका ये सब, आज ही की क्लास में हम सब कुछ खत्म करेंगे।
आगे की क्लास में कुछ नहीं टालेंगे क्या, नेक्स्ट क्लास में केवल प्रश्न देखेंगे, बाकी आज जो भी समझना खलास करेंगे इसी क्लास में। तब तक आप धैर्य बना कर रखिएगा, साथ दीजिएगा, कुछ नया करेंगे हम इसमें, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर पढ़ा चुके हैं कड़बक को, बट कड़बक जो पढ़ाए हैं तो इस क्लास में आप क्या सीखेंगे नया, उसी को लेकर हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐड करूंगा मैं और बहुत सारी चीज़ें, तो आप थोड़ा सा उस पर गौर करिएगा और मैं बताऊंगा कि कितने नंबर का प्रश्न आएगा, क्या आएगा अभी मैं बताऊंगा। देखिए आगे आपको बस याद रखना है कि लेखक परिचय से 1 नंबर का प्रश्न आने वाला है। ठीक है, 1 नंबर, मात्र 1 नंबर का। अब कहिए कि 1 नंबर के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, कोई ज़्यादा है नहीं पढ़ना इसमें। 1 नंबर लेखक परिचय से आएगा। ठीक है, और 1 नंबर का ये 1 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 1 नंबर, और 1 नंबर का आपके अंदर से ये पार्ट से पूछ दे। ठीक है, या फिर पूछे तो इसी से कोई रचना पूछ दे, यानी टोटल मिला के मान के चलिए 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा और 2 नंबर का बनेगा लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न बनेगा। ठीक है, इतने याद रखना है। अगर लघु उत्तरीय नहीं देता है तो 4 नंबर का दे देगा सप्रसंग व्याख्या, ऐसे बहुत कम देता है, लेकिन देता क्या है सबसे ज़्यादा, 5 नंबर वाला देता है, भावार्थ लिखने का देता है। कड़बक कितना है आपके कविता, यह कड़बक कितना है इस चैप्टर में, 2 कड़बक है। ठीक है, तो कभी पहली कड़बक की बात पूछ ले या फिर दूसरी कड़बक की भावार्थ पूछ ले, यही। बट इस बार उम्मीद है कि पहली कड़बक जो है इसका भावार्थ पूछे, तो आप पहली जो कड़बक है उस पर ध्यान देंगे। आप समझ गए टोटल कितना प्रश्न बन रहा। जब भी बनेगा तो देखिए, प्रश्न अगर बनेगा तो 3 नंबर का बनेगा तो सबसे कम में 3, देखिए सबसे ज़्यादा में कभी कभी 7 नंबर का भी बनेगा, तो 3 नंबर बनेगा। ठीक है, 5 नंबर का भी बनेगा, 6 का भी बनेगा, 7 का बनेगा, यानी 3 से 7 नंबर के इस चैप्टर से प्रश्न बनते हैं। हालांकि इस बार 2024 में 1 ही बना था, बट रेगुलरिटी इसमें देखा जाए तो रेगुलरिटी में यही है, इतना ही। समझ गए प्रश्न। अब आप पढ़िए थोड़ा सा इत्मीनान से आगे। देखिए क्या करना है आपको, A4 साइज का जो आपकी कॉपी है उसमें आपको ऐसे पाठ का नाम ऊपर लिख लेना है। ठीक है, जायसी कड़बक लिख लेना है, कड़बक और जायसी लिख लेना है, जैसे भी आपको लगे लिख लेना है। फिर एरो देकर नोट वाइज में लिखना है। देखिए लिखना है लेखक का नाम लिखना है, कविकार का लिखना है, नाम लिखना है। ठीक है, कहानी जो भी है, लेखक राइटर जो कुछ भी है उनका पहले नाम आपको लिख लेना है और सीधे डैश देकर लिखना है। यहाँ पर ऐसे देखिए, जन्म 1992, ऐसे बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट आपको इतना याद रखना है कि जायसी का जन्म कब हुआ है, तो 1492 ईस्वी में हुआ है जन्म। ये 4-5 याद रखना है। एक जन्म स्थान, ठीक है, माता और पिता का नाम दिया है तो उनका नाम। ठीक है, 3 हुआ। चौथा होता है कि ये कौन सी रचनाएं लिखे हैं। ठीक है, 5वां होता है कि इनकी भाषा क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 प्रश्न आपको इसमें ऐसे आपको देखना है यहाँ पर। ठीक है, और इन्हीं में से कोई 1 नंबर का वो पूछेगा। समझ गए आप। 1492 जायसी 92। ठीक है, जाइए 92 क्या है मतलब, जायसी जी जो हैं, बाबा जो हैं जायसी 92, ऐसे याद रखना है, जायसी 92। 1492 आप याद रख सकते हो, याद रखिए। जैसे भी आपको ट्रिक दिमाग को फिट करना करिए। निवास स्थान क्या है इनका, जायसी। देखिए जायसी लगा यानी जायस। ज़्यादातर लेखकों का जो सरनेम होता है, लास्ट नेम जो होता है, वो क्या होता है ना, वो गांव के नाम पर ही होता है। अगर देखते हैं तो जैसे गुलेरी जी का है तो उनका भी गांव के ही नाम पर है। यहाँ पर जायस गांव का नाम है, स्थान का नाम है। कब्र में इन्होंने जन्म लिया था, अमेठी। आपके परीक्षा में क्या पूछेगा बताइए कि जायसी का निवास स्थान, तो ये ऑप्शन देगा अमेठी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, यही याद रखना है। पिता देना है और पिता का डैश लिखना है, बहुत शॉर्ट में लिखना है। मैं आपको इस रूप में इसलिए रखा हूँ ना कि एक किताब वाला फील आए, बट आपको अपने तरीक़ा से नोट करना है। ठीक है, पिता क्या है, पिता है मलिक शेख ममरेज मम मुहम्मद मम। ठीक है, मलिक मुहम्मद ममरेज, बस ये आपको याद रखना है। ममरेज, मलिक मुहम्मद ममरेज, ऐसे याद रहेगा। पिताजी का नाम याद रखना है। ठीक है, और इनका फिर दूसरा क्या नाम है, मलिक राजे अशरफ। ठीक है, राजे अशरफ नाम है, आपको इतना रखना है। ममरेज याद रखना है। ठीक है,
और ध्यान रखना है कि मलिक आप तो जानते हैं, तो मलिक ये भी है, तो कभी भी पूछेगा तो मलिक ज़रूर लगा के पूछेगा, ये नहीं पूछेगा ममरेज ही नहीं पूछेगा। तो आपको तो पहले ना याद रखना है कि जायसी का पूरा नाम क्या है, 1 नंबर का प्रश्न ही बनता है कि जायसी का पूरा नाम बताएं, 1 नंबर का प्रश्न। जब पूरा नाम आपको मालूम हो जाएगा तो उनके पिता का भी नाम मालूम पड़ जाएगा कि भाई मलिक है तो मलिक होंगे, इनके पिता के में भी मलिक होगा। समझ गए। अब इनके गुरु कौन है, तो गुरु हैं, इनके गुरु हैं शेख मोहिदी। ठीक है, शेख मोहिदी इनके गुरु हैं और सूफी संत है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जायसी क्या है, जायसी क्या है, सूफी हैं, सूफी। ठीक है, जायसी क्या है, सूफी संत हैं। ये जायसी यहाँ पर इनकी तस्वीर देख रहे हैं, ये क्या है, ये सूफी संत हैं। और अगला स्लाइड पर मैं बताता हूँ इनके बारे में कुछ और चीज़। तो अभी तक आप याद रखिए कि इनका जन्म 1492, पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी, जगह जन्म 1492। ठीक है, जन्म स्थान अमेठी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद पिताजी का नाम तो मलिक रहेगा, मलिक शेख ममरेज। और फिर देखिए अगर पिताजी का नाम याद आएगा तो शेख हैं, तो गुरु भी हो जाएंगे शेख। ठीक है, शेख और शेख मोहिदी। ठीक है, गुरु हो गए। ये इतना आप याद रखें। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं वृत्ति। अब यहाँ बात करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा, जायसी जी के बारे में। ठीक है, जायसी जी जब हम हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं तो अलग अलग हिंदी साहित्य को कालखंडों में बांटा गया है। तो आपको मालूम है कई क्लासों में मैंने इसको लेकर बातचीत कर लिया है कि हिंदी को 4 कालखंडों में पहले ऐसे बांटा गया है, 4 कालखंडों में। ठीक है, जिसमें दूसरा कालखंड है ना, पहले तो पहला कालखंड क्या है, आदिकाल। ठीक है, आदिकाल। और दूसरा है भक्ति काल, दूसरा है भक्ति काल। ठीक है, ये कालखंड है। सवाल बनता है कि बताइए जायसी किस कालखंड से आते हैं, तो जायसी भक्ति कालखंड से आते हैं। आपको ऐसे एरो बनाकर यहाँ पर कॉपी पर नोट करना इस सवाल को कि जायसी किस कालखंड से आते हैं, या ये भी लिखिएगा कालखंड कोष्ठ में लिखिएगा, या जायसी का रचना काल क्या है, वहाँ रचना काल भी लिखिएगा। ठीक है, रचना काल, रचना काल यहाँ लिखिएगा, कई बार ये भी पूछता है। तो क्या है, इनका भक्ति काल है। ठीक है, एक सवाल आता है कि ये कौन से मत के कवि हैं, तो यहाँ देखिए भक्ति काल को भी कई उपखंडों में बांटा गया है, तो जिसमें 2 बांटा गया है। ठीक है, निर्गुण, एक पहले निर्गुण। ठीक है, निर्गुण में हुआ, फिर दूसरा जो है सगुण। ये मैं एक क्लास से हमारी हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का काल विभाजन मैं पढ़ा चुका हूँ। आप जाकर उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा अगर ये इन चीज़ों को और ज़्यादा समझना हो तो, बट मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ, ये समझिए फ़िलहाल। ठीक है, तो ये जो जायसी कवि है ना, जायसी जी जो हैं ये आपके किस में आते हैं, निर्गुण में आते हैं। अब समझिए कि निर्गुण क्या होता है भाई, निर मतलब नहीं, गुण मतलब कोई गुण आकार नहीं होना, निर्गुण कहलाता है। सगुण का मतलब होता है जिसमें स्पष्ट रूप हो, गुण हो, साफ दिखता हो। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी भगवान हैं, हम क्या करते हैं, उनकी मूर्ति को पूजते हैं, तस्वीर को पूजते हैं, यानी वो क्या है, मूर्त रूप में उनको मान लिया कि राम कैसे दिखते हैं, तो तीर लिए हुए हैं, धनुष लिए हुए हैं, ऐसे एक रूप उनका मान लिया, हमने माना है ना इस तरीके से, यानी मूर्त कर दिया, यानी सगुण कर दिया है उनको। तो सगुण का अर्थ यही हुआ। क्लियर हो रहा है। तो देखिए निर्गुण में आते हैं जायसी, आपके आते हैं, और ये जायसी क्या है, मुस्लिम हैं। क्या ये मुस्लिम हैं, और मुस्लिम लोग ही सूफी संत होता है। लोग ध्यान दीजिएगा, सूफी संत कोई और नहीं, मुस्लिम। जब हमारे देश में मुस्लिम लोग आए, यानी जैसे हमारे देश में मुग़लों की जो शासन यहाँ पर शुरू हुई, यानी बाहर से जब तुर्क लोग आए, मुसलमान लोग आए, तो उनके साथ भी सूफी मत आया। जैसे हमारा मत भी है ना, बहुत सारा मत है, श्री मत है, जिसमें हम लोग भगवान श्री मत में आपका भगवान राम को पूजते हैं। ऐसे ही जो मुस्लिम लोग हैं उनमें भी एक सूफी मत है। ठीक है, ये सूफी मत है। समझ रहे हैं ना चीज़ों को, मैं कुछ डीपली कुछ चीज़ों को समझा रहा हूँ आपको, इसलिए कि आप पहले जायसी को समझें। देखिए भावार्थ जानना कोई उतनी बड़ी बात नहीं है, मैंने भावार्थ को बहुत स्पष्ट रूप में यहाँ पर नोट करके रखा है। बस आप क्या करना, उसको रीडिंग कर लेना, रीड कर लेंगे, काम हो जाएगा। सवाल कुछ ज़्यादा बनता नहीं है,
बट जब तक जायसी को नहीं समझेंगे ना, इनका भावार्थ, इनके बारे में जो देखिए नहीं समझ पाएंगे। किसी भी राइटर को तब तक समझना है, उनकी कविताओं को या कहानियों को, रचनाओं को नहीं समझ सकते हैं जबकि उनके बारे में नहीं समझ सकते हैं। और इसीलिए तो आपके परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं राइटर के संबंध से, कि बताइए इनके माता का काम क्या नाम है, कौन से भक्ति, कौन से धारा में लिखते हैं, ये कहाँ इनका जन्म हुआ। क्यों पूछ रहा भाई? कि क्योंकि आप राइटर के बारे में सबसे पहले जाने। यही ये आपका एग्ज़ाम का ये प्राथमिकता है, इसका ये समझिए आप, प्राथमिकता है। तो ये समझ गए कि जायसी क्या है। पहले तो जायसी क्या है? सूफी संत। एक तो जायसी किस कालखंड में आते हैं? भक्ति में। फिर ये क्या है? सूफी संत हैं, ठीक है। ये फिर ये पूछ दे और किस शाखा में आते हैं? भक्ति काल के अंदर में दो शाखा है, निर्गुण है। अब निर्गुण को भी दो में किया हुआ है। यहाँ पर स्लाइड में जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर लिख रहा हूँ निर्गुण के, यहाँ एरो दे रहा हूँ। निर्गुण को भी दो में बांटा गया, दो खंड में। एक लिखते हैं, अब यहाँ लिखते हैं ज्ञानाश्रय, यहाँ काट दिए। सूफी संत भी लिखिए। और फिर देखिए निर्गुण में सूफी संत कहाँ आते हैं? निर्गुण में ही आते हैं। और एक आते हैं संत केवल, ठीक है। संत ये भी निर्गुण में आते हैं। जैसे कबीर क्या हुआ? संत हुए आपके, ठीक है। रैदास किया, संत हुए। गुरु नानक कौन है? संत हुए। तो ये लोग किस में आते हैं? निर्गुण में आते हैं। निर्गुण में भी किस में आते हैं? अब इसमें देखिए, अब निर्गुण का जो है निर्गुण का भी दो खंड है। पहला है आपका सूफी मत। इसी को क्या बोलते हैं? हम सीधे लिखते हैं ज्ञानाश्रय, ठीक है। सॉरी, प्रेमाश्रय। एक मिनट, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको हटाता हूँ। अभी ऐसे लिखता हूँ, आपको ये ध्यान दीजिए। क्या है कि निर्गुण को भी दो उपखंडों में बांटा गया है और सगुण को भी दो बांटा हुआ है। तो यहाँ पर निर्गुण में आप ध्यान देंगे, निर्गुण में पहला आपको ऐसे लिखते हैं हम, ज्ञानाश्रय, ठीक है। ये ज्ञानाश्रय हुआ, जिसको संत काव्य बोलते हैं, संत काव्य, ठीक है। या संत शाखा काव्य, संत काव्य शाखा भी बोले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, शाखा, ठीक है। ये थोड़ा सा लगेगा क्या मैं बताने लगा, बट ये सवाल बना हुआ है परीक्षा में, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये ज़रूरी है। क्या पता इस बार यही पूछे फिर, ठीक है। मतलब उसमें कुछ दूसरा पूछे तो दूसरा जानेंगे तब तो। देखिए, एक समझ गए ज्ञानाश्रय शाखा समझ गए। दूसरा हो गया आपका प्रेमाश्रय शाखा। डायरेक्ट लिखता हूँ, सीधे लिखता हूँ मैं, शाखा, ठीक है। ज्ञानाश्रय शाखा, ये ज्ञानाश्रय शाखा, ये इसको कोष्ठ कर दीजिए, ये कोष्ठ में रहेगा, संत काव्य रहे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? सूफी, यहाँ लिखते हैं अंदर में सूफी काव्य, ठीक है। सूफी काव्य समझ रहे हैं ना कि क्या लिख रहा हूँ मैं बोल भी रहा हूँ, इतना आप समझ गए। सॉरी, गला मेरा खसखसा गया है। तो इतना आप समझ रहे हैं ना कि प्रेमाश्रयी शाखा। तो जैसी अब ये सवाल बनेगा कि बताइए कि जैसे किस शाखा में आते हैं या किस युग में आते हैं। तो युग तो बताना है कि भक्ति काल में या फिर भक्ति युग में आते हैं, ठीक है। अब ये पूछ दे कि बताइए कि इनका रचना ये किस शाखा से आते हैं, तो बताना है आपको ये प्रेमाश्रय शाखा से आते हैं जैसी। अब आपको सवाल नोट करना है, ऐसे एरो देकर नोट करना है कि जैसी किस शाखा से आते हैं, तो प्रेमाश्रय शाखा से। उसको क्या बोलते हैं? सूफी काव्य धारा भी बोलते हैं। काव्य धारा भी लिख लीजिए, धारा लिखिए, शाखा लिखिए, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। इतना आप समझ गए। अच्छा, थोड़ा सा और बता दूं क्या इसमें, प्रेमाश्रय का मतलब क्या हुआ? सूफी लोग की क्या मत रहा? ये सूफी मत क्या है? सूफी लोग फकीरी की ज़िंदगी जीते हैं। पहला नंबर तो ये आप नोट कर लिए कि सूफी कौन होते हैं? एक फ़कीर के ज़िंदगी जीते हैं, फ़कीर वाली ज़िंदगी। क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि ईश्वर जो है ना, ईश्वर जो है मतलब सर्वव्यापी, ईश्वर एक है। यानी ये जो हमारी पृथ्वी है, ये ब्रह्मांड है, सब कुछ ईश्वर है और ईश्वर ही पृथ्वी। 5 मत है इसमें सूफी में, ठीक है, वो इतना जानिए मत, बट जानिए कि लोग लाइफ कैसे जीते थे, फ़कीरी वाला जीते थे। और ये प्रेम यानी ईश्वर जो है ना, ईश्वर को प्राप्ति के लिए मतलब प्रेम का सबसे इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है। ईश्वर को क्या मान लिया? प्रेमिका मान लिया कि आप मेरे प्रेमिका हो, मैं आपका प्रेमी हूँ। और प्रेमी और प्रेमिका का मिलन ही
ईश्वर और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक रूप दिखाया गया है इस सूफी संत में। और यही आज हम कड़बक में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और कड़बक में पढ़ेंगे जो इनकी रचना है पद्मावत, पूरा सूफी काव्य में यही प्रेम की बात केवल की गई है। यानी ईश्वर की कैसे, हम ईश्वर को कैसे पाएंगे, प्रेम से पाएंगे। और यही सूफी का मेन मकसद है सूफी मत का। क्लियर हो रहा है? मैं कुछ लगता है ज़्यादा समझा दिया हूँ। आइए, नहीं तो कहेंगे क्लास छोड़ के आप भाग जाएंगे कि कुछ ज़्यादा पढ़ा रहा है यार। आइए आगे थोड़ा सा देखते हैं। अब कुछ है नहीं, अब इनके बारे में समझते हैं कि ये क्या है। आरंभ में जायस में रहते थे, ठीक है, किसानी करते थे। बाद में क्या हुआ, ये शेष जीवन क्या है, फकीरी में, यानी फकीरी में इन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताने लगे ये फकीरी में ज़िंदगी, ठीक है। बचपन में ही क्या हुए, एक तो अनाथ हो गए, फिर क्या हुआ, साधु संतों के बीच ये रहने लगे, फ़कीरों के बीच ये ज़िंदगी जीने लगे, और फिर ये भी फ़कीर हुए। फिर अपने अब बहुत सारी रचनाओं को इन्होंने जन्म दिया, है ना। अब इनकी व्यक्तित्व क्या है, ये कैसे, किस कैरेक्टर के रहे, ये तो फिर देखिए कैसे हुए, ये क्या हुए, इनके कैरेक्टर क्या हुआ। ये बचपन में इनका तो समझते हैं कि भटकता, जो अनाथ हो गया भाई तो ज़िंदगी उसका आप समझिए भटकता ही है, भटकना ही है। फिर वो क्या हुआ, चेचक के बीमारी में चपेट में आ गए, तो इनको क्या हुआ था, चेचक हुआ था। और जिसके कारण इनका जो बाईं आँख है ना, ठीक है, जिसके कारण बाईं आँख, हो सकता है मैं ये ले रहा हूँ तो आपको राइट दिख रहा हो बट आप बाईं समझिएगा, बाईं आँख और कान जो है ना, इनका जो है एक कान से कम सुनाई पड़ने लगा। तो आपको ये ध्यान देना है, ये सवाल, ये क्या थे, एक तरह से अब अपंग कहा जाएगा इनको, तो ये अपंग भी थे, ठीक है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो ये कुरूप थे, जायसी क्या थे, कुरूप थे, ठीक है। मृदुभाषी तो थे ही, मनस्वी थे, और स्वभावतः संत थे ये। और क्या संत थे, सूफी संत थे। सवाल बनेगा कि जायसी कौन से संत थे, तो सूफी संत हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम की पीर के कवि कहे जाते हैं ये। मतलब इनकी जो रचनाएं हैं उसमें प्रेम को लेकर इन्होंने इतना ना दर्द को एक तह में लेकर दिखाया है ना, कि आप जब उस तह तक जाते हैं तो खुद आप उस पीड़ा में हो जाते हैं। लगता है कि अरे वो पीड़ा राइटर कवि का नहीं है, बल्कि वो पीड़ा मेरा पीड़ा है, ठीक है। तो उस पीड़ा तक वो ये पहुँच कर लिखते हैं ये। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया, प्रेम की पीर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो रहा ना, क्या क्या नोट करना है, ठीक है। किस युग से आते हैं, आदिकाल, सूफी संत हैं, प्रेम की पीर कहलाते हैं ये, ठीक है, कि कवि हैं ये, ऐसे समझना है। किस शाखा से आते हैं, तो प्रेमाश्रय शाखा से आते हैं। और समझ गए सूफी संत क्या होता है, प्रेमाश्रय शाखा क्या होता है, ठीक है। प्रेम ही जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रेम का आश्रय हो, प्रेमाश्रय, ठीक है। अब ज्ञान की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। हालांकि ज्ञान में क्या होता है, ज्ञान की जैसे कबीर जानते हैं, को तर्क वितर्क की बातें करते हैं कबीर, रैदास वही करते हैं। और इन लोग देखिए, निर्गुण में क्या होता है, ईश्वर की मूर्ति की पूजा नहीं होती है, ये भी आप समझ गए। इसमें केवल ईश्वर को ना एक आध्यात्मिक तौर पर याद करके पूजा अर्पण किया जाता है। यानी मंगल भवन या मंगलहारी जो होता है, कीर्तन हरे राम हरे कृष्ण, वो ऐसे होता है। तो ये तो सगुण में होता है, बट ये भी लोग भी अपनी अंतः मन में ये लोग ईश्वर को ध्यान करके ऐसे वो आलाप करते हैं, निशब्द बोलते नहीं। हरे राम हरे कृष्ण बोलेंगे तब तो ये तो फिर आ जाएगा आपका सगुण में। बट ये लोग भी अपने ईश्वर को कभी माला पर ऐसे जापते हैं, ठीक है। ऐसे तो सगुण में भी जापते हैं, आध्यात्मिक में भी लोग जापते हैं, या फिर ध्यान मग्न होकर ईश्वर को याद करते हैं, ऐसे आप समझिए। आगे अब ज़्यादा नहीं बात करेंगे, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, कहेंगे कि बहुत चीज़ बताता है ये, कन्फ्यूज़ कर रहा है ये बंदा। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं रचना। तो बहुत कुछ कम ही रेयर है जिससे प्रश्न बनेगा और 1 नंबर का फिक्स बनेगा, तो आप समझ जाइए। और मैं बता दे रहा हूँ ऐसे कि आप भूलेंगे ही नहीं। आप अब भूलेंगे, बताइए, कमेंट करके बताइए, भूल जाएंगे क्या। देखिए, इनकी रचनाएं बहुत लिमिटेड है और बस आनंदमयी रचनाएं हैं, याद ऐसे ही हो जाएंगी। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा और पूछा जा चुका है, ठीक है। और कहरनामा होता है, ये कहरा लिखा हुआ, ठीक है, कहरानामा, ठीक है, कहरनामा भी होता है, इसको बोलते हैं कहरनामा। कहरा लिखा है तो यहाँ पढ़ते हैं कहरानामा, ठीक है, कहरनामा होना चाहिए, क्या लिख दिया है मैं, कहरनामा, ऐसे याद रखिए आप। तो पद्मावत में ही पद्मावत से ही आपका जो कड़बक है लिया गया है। ये एक सवाल याद रखिए कि कड़बक किस काव्य खंड से लिया हुआ है। ये क्या है, पद्मावत क्या है, काव्य खंड है। ऐसे तो आपके पुस्तक में काव्य खंड नहीं लिखा है, कथा खंड लिखा हुआ है। तो आप ये भी याद रखिए, कथा खंड लिखा है तो देखिए जो किताब में दे रहा है वही पूछ रहा है,
सवाल यही बन रहा है कि बताइए पद्मावत क्या है, कथा खंड है, यानी कड़बक किस कथा खंड से लिया गया है। आपका जो कड़बक है, कड़बक, ये किस खंड से लिया गया, किस रचना से लिया गया है, तो पद्मावत से लिया गया है। एक सवाल ये बनेगा, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना। एक मिनट, सॉरी मैं कॉल करता हूँ। मैं अभी आपको थोड़ा सा पद्मावत के बारे में बता देता हूँ कि देखिए पद्मावत क्या है ना कि इसमें टोटल ना 57 को खंड है, 57 खंड है। और 57 खंड में किस शैली में लिखा हुआ है, इस 57 खंड में जो कविताएं लिखी गई ना, कविताएं किस रूप में लिखी गई है, चौपाई, चौपाई। और अच्छा ऊपर नहीं दिखेगा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, टोटल कितना खंड है, 57 खंड, ठीक है, 57 खंड है। इसमें खंड मतलब जैसे आप पढ़े थे, उसने कहा था कहानी पढ़े थे तो उसमें अलग अलग खंड 1 2 3 4 5 खंड दिया था ना, ऐसे ही इसमें खंड है 1 2 3 4, और उन खंडों का क्या नाम है इसमें, ठीक है। और इन खंडों में पद्मावत में मैं बताता हूँ कि इसकी शैली कैसी है, मतलब चौपाई, चौपाई, ठीक है, चौपाई दोहा है, ठीक है, दोहा, चौपाई दोहा शैली में ये लिखा गया है, ये फॉर्मेट में लिखा गया है ये पद्मावत, ठीक है। कड़बक में आगे आगे देखेंगे कैसे समझेंगे चौपाई क्या आता है। जैसे आप चौपाई पढ़े होंगे ना, मंगल भवन या मंगलहार, ये द्रवंश दशरथ, ये सब पढ़े हुए हैं ना, हनुमान चालीसा पढ़े हैं, तो चौपाई में उस तरीके से उसमें देखेंगे, रामायण की जो पुस्तक उसमें देखेंगे चौपाई दिया हुआ है, ठीक। और इसकी जो पद्मावत की भाषा क्या है, अवधि है। यानी आपका जो कड़बक है ये भी क्या है, अवधि में, जब अवधि जब इससे लिया ही गया तो ये भी तो अवधि में ही होगा ना। कड़बक की भाषा क्या है, अवधि है ना, पद्मावत की भाषा क्या है, अवधि है। तो याद रखना है, जैसे अवधि ब्रज भाषा, अवधि भाषा, हमारा ये जो ऐसे हिंदी हो गया, ऐसे ही ये भी है अवधि। क्लियर हो रहा चीज़, आपको याद रखना है पद्मावत। और इसमें ही कहानी है, थोड़ा सा देख लेते हैं आगे इसमें क्या कहानी है। इसमें रतन सिंह, राजा रतन सिंह की बात है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी की बात है, कैसे प्रेम का त्रिकोण बनता है, ठीक है। इसमें एक सूगा होता है, बहुत बुद्धिमान होता है, जो बोलता है, ठीक है। और इस पद्मावत में कुछ इतिहास की चीज़ों को लिया गया है और फिर अपनी प्रेजेंट माइंड को इस्तेमाल करके जायसी ने इन एक एक कथा गढ़ा है, ठीक है। समझ रहे हैं ना पद्मावत को, ऐसे ये क्या है, पद्मावत एक सूफी काव्य बोल सकते हैं इसको। समझ गए पद्मावत को के बारे में बहुत कम, आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब इतना ही याद रखना है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, बस, चित्ररेखा, कहरनामा, ये रचना 4 याद रखना। और एक जायसी ग्रंथावली याद रखना है, जायसी मतलब इन्हीं के नाम से तो पकड़ा जाएगा। ये लोग आप पहले भी जान चुके हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या हैं, ये एक विचारक हैं, इतिहासकार हैं, ठीक है, साहित्यकार हैं, समझ गए आप। तो इन आलोचक है, बहुत बड़े आलोचक हैं ये। तो इन्होंने क्या किया है, जायसी ग्रंथावली के नाम से इन्होंने संपादित किया है इस ग्रंथ को, यानी जायसी के जितने भी हैं ना रचना, ये सबको मिलाकर जायसी ग्रंथावली के नाम से संपादित किया हुआ है। और भी हैं लोग, माता प्रसाद गुप्त हैं, और बाकी और भी विद्वान हैं, और इन्हीं का एक कोट दिया हुआ है इसमें, एक मत दिया हुआ है, तो मैंने उसको नोट नहीं किया हूँ। ये क्लियर हो रहा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं जायसी के थोड़े से इनकी क्या विशेषता है, थोड़ी सी बात करते हैं इस पर। जायसी की उज्जवल अमर कीर्ति का आधार है तो केवल कौन है, महान कथा काव्य, बोला ना कथा काव्य दिया, तो याद रखिएगा पद्मावत को कथा काव्य क्या है तो पूछ देगा भाई पद्मावत क्या है तो कथा काव्य है, क्योंकि ये नहीं कहेगा कि बताइए खंड काव्य है, नहीं पूछेगा, जब देगा तो यही ऑप्शन देगा, इन लोगों का यही नियम है, ठीक है। जिसमें चित्तौड़ नरेश, रतन सिंह और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। बस एक पंक्ति में आप समझ जाइए कि पद्मावत क्या है भाई, तो पद्मावत क्या है, रतन सिंह और पद्मावती रानी राजकुमारी पद्मावती की का प्रेम कहानी है, इसमें दर्शाया गया है। और एक रतन सिंह पहले से ही शादी विवाहित हैं भाई, ठीक है, विवाहित हैं, तो उसका उस रानी का क्या नाम है भाई, तो उस रानी का नाम है नागमती, ठीक है। और नागमती जो है, नागमती पहले इनकी रानी है, लेकिन जब ये मालूम चलता है इस पद्मावत में एक सूगा है, सूगा हमने के भोजपुरी में बोले ले जानू, यानी तोता समझिए, यहाँ सुक दिया हुआ, ठीक है, आप तोता समझिए, एक ऐसा तोता है जो बहुत बुद्धिमान है। और वो तोता क्या है, देखिए इस पद्मावत में जितने भी कैरेक्टर आए हैं ना, जो भी पात्र आए हैं, वो सब प्रतीक के रूप में आए हुए हैं। एक ये भी ध्यान रखिएगा, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ है, आपके लिए समझना है ज़रूरी, कि आदमी के रूप में जैसे तोता क्या है, तोता इसमें जो आया है तो एक गुरु का प्रतीक है वहाँ पर, ठीक है। ये सब आपको उतना समझना जरूरी नहीं है, बट समझ लिए, थोड़ा सा समझ गए ना कि अच्छा इसमें प्रतीक की भी बात की गई है,
चलिए ठीक है। तो एक तोता है जो खूब बोलता है। अच्छा बताइए, कोई तोता बोल सकता है, विद्वान हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। बट प्रतीक के रूप में इस कहानी को बनाने के लिए रखा गया है कि तोता क्या है, एक बुद्धिमान तोता है जो गुरु का प्रतीक है। और वो क्या करता है ना, एक बार पद्मावती का तोता रहता है। वो कौन सा किसका रहता है? राजकुमारी पद्मावती की का वो तोता रहता है। वो एक बार गलती से उड़ जाता है, उड़ के मतलब वो पद्मावती से बिछड़ जाता है। तो बिछड़ जाता है तो एक पंडित को मिलता है, और फिर वो क्या करता है, पंडित बेच देता है रतन सिंह को, बाजार में बेचता है तो बेच देता है रतन सिंह को। अब रतन सेन को, राजा रतन सेन को बेच देता है। रतन सेन घर पे ले आते हैं, रखे रखे रहते हैं। तो इनकी जो रानी है नागमती ना, ये पहले से रानी नागमती जो रानी है, ये एक बार सज संवर रही होती है, मतलब मेकअप कर रही होती है, अपना खूबसूरती को आईना में देख रही होती है। तो वहीं पर ये तोता रहता है। ठीक है। तो ये तोता हीरामन तोता का नाम क्या है? हीरामन। हीरामन तोता क्या नाम है? हीरामन। देखिए आ गया नाम याद। तो ये तोता जो है हीरामन तोता क्या बोलता है, ये पूछती है नागमती पूछती है हीरामन तोता से कि बताओ मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं सुंदर हूँ ना, सबसे सुंदर हूँ ना? तो ये तोता कहता आप क्या सुंदर हूँ, सुंदर तो वो है पद्मावती। ठीक है। मतलब यहाँ पर पद्मावती की वो तारीफ करता है कि दुनिया की कोई औरत अगर कोई है सुंदर है तो वो है राजकुमारी पद्मावती सुंदर है। तो ये नागमती को जलन होता है कि ये मेरे पास रह के मेरी तारीफ करने के बजाय ये किसी और की तारीफ कर रहा है। तो इसको क्या करते हैं, वो ये कर देती है। तो फिर वो किसी को हटा देती है, बेच देती है, यहाँ से उड़ा देती है। चलिए इतना समझ गए। तो फिर वही जब रतन सेन को मालूम चलता है कि भाई वो कहाँ गया, तोता मेरा कहाँ गया, फिर वो तोता को लाया जाता है, किसी तरह उसे तोता मिलता है। तो क्या होता है कि तोता बताता है कि ऐसा ऐसा सीन था और मेरे को ये इन्होंने काम क्रिया कर दिया था, भगा दिया था। ठीक है, आप समझ गए। तो वहीं बताता है तोता, हीरामन तोता बताता है कि दुनिया में अगर कोई अभी है कोई सबसे सुंदर तो पद्मावती है, राजकुमारी पद्मावती। तो उसी के मुख से रतन सेन सुनता है तब पगला जाता है, प्यार में पागल हो जाता है अभी से ही कि जब इतनी सुंदरी तो कैसी होगी। और उसी को पाने के लिए वो क्या करता है, रतन सिंह क्या करता है, सीधे जाता है सिंहल द्वीप पे। कहाँ? पद्मावती के राजधानी में सिंहल द्वीप पहुंचता है ये। ठीक है। इस तरह से कहानी बहुत लंबी है, बट मैं आपको समझ गए कि ये क्या कहानी चल रहा है। और तब रतन सिंह जाकर पद्मावती को जीतता है। ठीक है। वहाँ पर पद्मावती भी इसकी बात सुनकर भाई प्रभावित हो जाती है इस राजा के बारे में। तोता हीरामन तोता मेन मीडिएटर है, मिलाने वाला। हीरामन तोता फिर जाकर रतन सिंह की तारीफ किया हुआ है कि आपके अगर योग्य कोई वर है तो यही रतन सिंह है। तो फिर इसको भी अट्रैक्शन होता है, भाई ऐसा बोल रहा है तो भाई तो हो सकता है, तो इसको भी इससे प्रेम होता है। फिर ये एक दूसरे से शादी के बंधन बनकर आते हैं गाँव में। तब एंट्री होती है ये अलाउद्दीन खिलजी की, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की इसी में एंट्री होती है। और ये भी प्रेम के इसके पीछे प्रेम में पागल हो जाता है और इस तरह से त्रिकोण प्रेम की बनती है, एक दूसरे में युद्ध होता है और रतन सिंह बेचारा मरा जाता है। तब अंततः क्या होता है कि पद्मावती क्या होता है, ऐसा सिनेमा पद्मावती जो बना है ना उसमें कुछ कुछ चीज़ें गलत दिखाया हुआ है ऐसे। ठीक है। तो पद्मावती क्या होती है, तब जाकर वहाँ पर पद्मावती सती हो जाती है। मतलब जौहर में होता है ना, जौहर होता था पहले, वो सब लोग दोनों रानी नागमती और पद्मावती ये लोग क्या हुआ, अपने आप को उसी चिता पर चढ़ के, फिर चिता पर चढ़ के क्या हुआ, अपने आप को ये लोग भस्म कर लिया लोग। ये समझ रहे कि कैसी कहानी है ये, इस तरीके से पद्मावती कहानी है। और इसमें 12 महीने 12 मासा का उल्लेख है, यानी जो नागमती का जो विरह वर्णन है, एक खंड आता है 33वां खंड आता है जिसमें, हाँ 33 खंड है, नागमती वियोग का खंड 33 है, 30 है, 30 या 33 जो भी हो, हाँ 33 ही होगा। तो ठीक है, एक खंड आता है जिसमें नागमती का वियोग खंड, जब रतन सिंह पद्मावती को पाने के लिए जब जाता है ना तो देखता है कि मेरे पति तो अभी रतन सिंह सेन तो अभी आए नहीं। तो ये नागमती क्या करती है, विरह में पागल हो जाती है, तड़पती है उनके प्यार में कि मेरे पिए आए नहीं। ठीक है। घर चू रहा है, मड़ई चू रहा है, बारिश तूफान का समय चल रहा है, कोई है भी नहीं छाने वाला, कोई ऐसा है भी नहीं कि मैं संदेश भी भेजूं। तो इस तरीके से वो नागमती बहुत तरीके के, मतलब इतना, मतलब क्या ही बताऊं इसके बारे में। जायसी का यही तो कमाल है और सबसे अमर इनका ये कोई रचना है तो यही है पद्मावती। ठीक है, समझ रहे हैं इस चीज़ को। ऐसी में 12 महीना, मतलब 12 महीने, 12 मासा मतलब माँ है, 12 महीना के थ्रू द्वारा जायसी ने नागमती का जो
प्रेम विरह है, ठीक है, उस विरह को दर्शाए हुए हैं। इसीलिए तो इनको प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है, प्रेम की पीर कवि कहा जाता है, इसीलिए ना इनको। समझ रहे हैं ना क्लियर कि क्यों कहा गया। तो यहाँ तक यही इनकी विशेषता रही है। फिर ठीक है, और बाकी हम आगे अब चलते हैं भावार्थ पर। थोड़ी सी क्लास शायद लंबी हो रही होगी, बट मैं आपको इस क्लास में वो जो चीज़ दे रहा हूँ शायद कंपेयर करिएगा कि कहीं अगर मिले भी ना मिले। देखिए आंसर तो मिनट भर में आप करेंगे भाई, आगे भावार्थ मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। बट कहानी अगर ये समझ लें तो अब आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे कि कोई है हीरामन तोता भी है जो एक दो लोगों को प्यार में मिलवाता है, प्यार करवाता है। कोई है जो विद्वान है हीरामन तोता, कोई है जो रतन सिंह चित्तौड़ का नरेश है, राजा था जो पद्मावती को, ये सब समझ रहे हैं ना। तो ऐसा होता है। और ये सवाल ऐसे नोट कर लीजिएगा कि रतन सिंह कहाँ का राजा है, तो चित्तौड़ का है, ठीक है। लाइट चली गई है, कोई नहीं, हम लोग क्लास कंटिन्यू रखेंगे। समझ गए, समस्या है, इसको हल करना पड़ेगा। आरा जिला का लाइन का बड़ी बुरी स्थिति है, मतलब लगता ही नहीं है कि अब हम लोग कोई 21वीं सदी में जी रहे हैं। खैर ठीक है, तो इस तरीके से। और ये कहाँ का है, अलाउद्दीन, ठीक है, अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान है। अलाउद्दीन कहाँ का सुल्तान है, दिल्ली का है। और पद्मावती कहाँ की राजकुमारी है, तो सिंहल द्वीप की है। तो आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए बना लेना है। क्लियर। अब यहाँ तक हमने परिचय देख लिया, अब देखते हैं आगे भावार्थ देखेंगे। तब तक कविता के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते, कविता आखिर है क्या। देखिए इसमें कविता में दो कड़बक आया हुआ है, दो कड़बक कविता आया हुआ है, ठीक है, जो पद्मावत से लिया गया है। और पद्मावत में मैंने बताया कि 57 खंड है, ठीक है। और उन 57 खंड का जो पहला खंड है ना, स्तुति खंड है। क्या है, स्तुति मतलब प्रार्थना होता है ना, हर खंड में पहले होता था। कोई भी ग्रंथ अगर बड़ा ग्रंथ बनता है तो उसमें पहला स्तुति दिया जाता है, प्रार्थना दिया जाता है। कुछ लोगों को अब के तो कुछ होता है तो किसी को याद किया जाता है, या तो सरस्वती की याद की जाए, या कोई याद किया जाए, या फिर किसी महान लोगों को याद किया जाए। तो इसी तरीके से पहले याद किया गया है स्तुति खंड के रूप में। पद्मावत में पहला खंड स्तुति है, और उसी से एक आपका कड़बक पहला आया हुआ है। दूसरा उपसंहार यानी अंतिम जो खंड है उससे लिया गया है आपका दूसरा कड़बक। तो ये सवाल बनेगा कि बताइए प्रथम कड़बक पद्मावत के किस खंड से है, तो स्तुति खंड से है। द्वितीय कड़बक है किस खंड से है, तो उपसंहार खंड से है, यानी अंतिम खंड से है, पद्मावत का अंतिम खंड से। ये क्लियर हो रहा है, ये सवाल क्लियर, समझ रहे हैं। हाँ अच्छा, उधर हाँ ये बताया ना कि जायसी की भाषा क्या थी, अवधी थी, बता दिया था, ठीक है, फिर से नोट कर लीजिए, अवधी। अब आते हैं कड़बक पर। बहुत देर से इसी का इंतज़ार कर रहे होंगे आप कि भैया कब लेकर कर चलोगे आप। देखिए मैं चाहता हूँ ना कि पढ़ाई करें तो थोड़ा सा कुछ डूब कर पढ़ें। एक तो आप क्लास कर नहीं रहे हैं, कोई टीचर है नहीं कि जाकर सामने प्रत्यक्ष बैठकर क्लास करेंगे, कोई आपको डुबाएं। और यूट्यूब पर भी आप देखेंगे तो कुछ काम, जितना काम है उतना बताया गया है कि हाँ भैया आप इतना याद कर लो, ये कर लो, ये कर लो। याद तो आखिर आप ही करना है, बट ये कैसे करना है आपको याद, ये तो इस क्लास में मैं बता रहा हूँ। यही मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आप याद करेंगे कैसे। सब कुछ तो संभव नहीं है, याद करने का मतलब रट्टा तो नहीं मार सकते हैं। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा इसको क्या कर रहा हूँ, विस्तृत कर रहा हूँ, डीपली जाकर समझा रहा हूँ, एक कहानी क्रिएट कर दे रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। और बाकी कमेंट करिए। पिछले मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो कमेंट नहीं कर किए हैं। आप कमेंट करिएगा तो लगेगा कि हाँ मैं कुछ बता रहा हूँ जो आप तक पहुँच रहा है, आप समझ रहे हैं, है ना। तो कमेंट करिएगा। आइए बात करते हैं। पहले क्या करेंगे, हम कड़बक को पढ़ लेंगे एक बार, फिर बारी बारी जो है ना, अच्छा बारी बारी इसका हम भावार्थ निकालेंगे। अब इस कड़बक की विशेषता के ये समझिए, यहाँ पर शायद कोई आपको ना बताए, भाई मैं बताता हूँ। ये मैंने पहले अभी बताया, अभी ठीक बताया। इसको क्या है कि चौपाई किस शैली में भाई, तो चौपाई दोहा में है, ये मैंने बताया। अब उसका प्रमाण ले लीजिए आप। चौपाई में चार, ऐसे देखिए चौपाई में चार अर्धालिया होता है। चौपाई में 4 भी होता है, 6 भी होता है, 7 भी होता है, ऐसे ऐसे अलग अलग होता है, ठीक है। अर्धालियाँ जैसे एक देखे होंगे, जैसे ये एक लाइन है, यहाँ पर देखिए एक, ये यहाँ खड़ी पाई दिया हुआ, यहाँ पर एक दिया हुआ, यहाँ पे एक विराम दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। इसको भी काव्य भाषा में एक गुरु और लघु बोलते हैं, वो नहीं समझना उतना, बट यहाँ समझिए पूरा पद्मावत में ना, जो भी लिखा पूरा पद्मावत में चौपाई में 7 अर्धालियाँ दी गई हैं। ये गिनिए 7, 1 2
3 4 5 6 7 है ना। और उसके बाद क्या दिया हुआ, दोहा दिया हुआ है। समझ रहे हैं ना चीज़ों को। तो इसमें क्या है, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, पहली जो पंक्ति है सबको अर्धाली बोला जाता है। ठीक है, जब दो मिल जाएंगे ऐसे यहाँ डबल लाइन हो जाता तो क्या हो जाता है, ये पूर्ण हो जाता है। ये तो ये क्या हो जाता, चौपाई हो जाता। यहाँ पर डबल लाइन होता तो पूर्ण होकर चौपाई हो जाता है। चौपाई में 4 पंक्ति होता है। ठीक है, तो एक यहाँ से हो गया, 2 यहाँ से हो गया, 3 यहाँ से हो गया। देखिए एक यहाँ से लेके 1, यहाँ से लेके 2, यहाँ से लेके 3, यहाँ से लेके 4 हो जाता। लेकिन यहाँ पर नहीं दिया, केवल सिंगल सिंगल अर्धाली दिया हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं, अर्धाली बोलते हैं इसको। खड़ी पाई को नहीं, पूरी लाइन को, एक लाइन को अर्धाली बोला जाता है। समझ गए ना चीज़ को। और 7 अर्धाली है, उसके बाद आपका एक दोहा है, फिर इसके बाद 7 अर्धाली शुरू होगी, फिर उसके बाद एक दोहा आएगा। क्लियर। ये थोड़ा सा विशेष मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इस तरह के से कड़बक किस शैली में भाई, ये पूरा पद्मावत किस शैली में लिखा गया है भाई, तो दोहा चौपाई दोहा में। ठीक है, कभी कभी दोहा चौपाई में आता है, यानी पहले दोहा दे देगा फिर चौपाई देगा, दोहा देगा चौपाई। बट इसमें क्या है, पहले चौपाई है फिर दोहा है। अब थोड़ा सा इसको रीडिंग करते हैं, फिर इसके बारी बारी से भावार्थ पर चलेंगे। ठीक है, क्लास लंबी ज़रूर होगी बट एक ही क्लास में ख़त्म करेंगे, ज़्यादा लेंदी नहीं। ठीक है, हमको व्यूज़ से मतलब नहीं है मेरे दोस्त। आप जितना पढ़ रहे हैं, जुड़ गए हैं, उतना काफ़ी है। आप शेयर करिए, आपकी मर्जी, पसंद आए शेयर करिए, कमेंट करिए, जो करना है मर्जी आपकी, बट समझिए, ज़रूरी है समझना। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझते। एक नए ने कभी मुहम्मद मतलब पहले मुहम्मद, ये क्या है, किस भाषा में है, ये किस भाषा में है, अवधि में। ये सब अवधि में लिखा हुआ है। देखिए अवधि का ऐसा ही फॉर्मेट होता है। और किस अवधि में, अवधि में भी ठेठ है भाई, सब बताना पड़ेगा। ये बता, ठेठ भाई, ठेठ कहेगा कि सब बता दे के क्लास में। सॉरी, अवधि। ठीक है, ठेठ अवधि में एक अवधि होता है, जैसे खड़ी हिंदी होती है, और एक लोकल जो लोक हिंदी होती है। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, क्या भैया ठीक हैं, और एक हिंदी बोलेंगे, और कैसे हैं, ठीक हैं, ये इस तरीके से बोलेंगे। एक बोलेंगे खींच के, क्या भैया ठीक बड़ा, मतलब क्या भैया ठीक है, और बताइए कुछ। तो ये क्या हो, एक ठेठ हो रहा है हिंदी। और एक उसी तरीके से क्या है, ये ठेठ अवधि है। मतलब जो आम लोग बोलते हैं ना अवधि, वही आम लोगों की ये भाषा है यहाँ पर। समझ रहे हैं चीज़। लेकिन तुलसीदास लिखे हैं, जो तुलसीदास रामचरितमानस जो लिखे हैं, वो ठेठ अवधि नहीं है। उन्होंने भी अवधि में, तुलसीदास की भाषा क्या है, अवधि है। जैसी की क्या भाषा है, अवधि है। इन्होंने सूफी, ये निर्गुण के सूफी संत हैं, और तुलसीदास क्या हैं, सगुण के हैं, उसमें भी किसके हैं, राम भक्ति के हैं। और उन्होंने अवधि में ही लिखा है, कौन, रामचरितमानस। और रामचरितमानस में अवधि की भाषा है, क्या है वो, ठेठ नहीं है बल्कि शुद्ध अवधि है। कुछ ज़्यादा तो नहीं बता दिया, खैर कोई नहीं, समझना ज़रूरी है। क्योंकि अब इसके बाद आपका दिमाग भी तो बढ़ रहा है ना भाई। आप इसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, आप एक गार्जियन बनेंगे, तो चीज़ों को आप एक्सप्लेन करके नहीं सीखेंगे ना, मतलब ब्रॉड रूप में नहीं सीखेंगे ना, तो फिर परीक्षा तो ऐसे भी आप पास होने वाले हैं। बट सीखिए, अगर मेरी क्लास अगर कर रहे हैं तो भाई। अब आते एक नए ने कभी मतलब, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं, रीडिंग देते हैं। और मैं बताता हूँ, लाइफ में कभी भी कोई चीज़ पढ़े ना, अगर नहीं समझ में आए एक बार ना, तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार जरूर पढ़ डालिए उसको। और दिमाग नहीं लगाना है, बस पढ़ना है। ऐसे आपको मान के चलना है कि आपको जिस आदमी से नफरत है, नफरत के मीन्स के पहले बार मिले उससे, उसको पसंद नहीं कर रहे, भाई कैसा लग रहा है, देखने में गंदा लग रहा है यार, उसका नाक मुंह देख कितना ख़राब बना हुआ है, समझ में ऐसा लगे जब। लेकिन आपको काम उसी से है। जैसे मैं ही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है, पहली बार मेरी क्लास कर रहे हैं, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है, और मैं कुछ ज़्यादा समझा रहा हूँ, या कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, ये सब कुछ ऐसा, या मेरी नाक, आँख, कान, मेरा रूप आपको पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं जज रहा हूँ, तो कई बार होता है ना मेरे दोस्त, उस चीज़ को, हाँ काम तो है आपको मेरे से, तो कई बार होता है कि जो लोग आपको पसंद नहीं आ रहे एक बार में, उनको देखिए, बस देखिए, हाँ उनको सुनिए, बस ऐसा ही, इंटरेस्ट नहीं लेना है, देखिए सुनिए, देखिए सुनिए, धीरे धीरे कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी ना, कुछ ऐसी वो शख्स आपके लिए बात कह जाएगा, आपके फ़ायदे के लिए हो जाएगा वो, कि आपको उससे प्यार हो जाएगा। आप यानी प्यार का मतलब आप उसको समझने लगेंगे कि यार मैं तो इसको
ढंग से समझ ही नहीं रहा था, इग्नोर कर रहा था। कई बार ऐसा होता है, आप पढ़ते हैं, मैथ बनाते हैं, मैथ होता है, बात समझ ही नहीं किया, नहीं समझ में आपकी उसमें गलती नहीं है, नहीं जो समझ नहीं रहा सवाल उसमें भी गलती नहीं है, बेचारा वो तो ठीक है। बट कई बार ऐसा होता बनाते बनाते उसको चलो ठीक है पलटते हैं, लेकिन कई बार दिमाग में क्लिक, अरे ये बात थे, इसीलिए ना नहीं समझ में आ रहा था, उसके बाद तो आप उसको भूलेंगे ही नहीं। मतलब कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि पहले इसको पढ़िए, नहीं समझ में आता है, फिर पढ़िए, नहीं समझ में आता है, फिर पढ़िए, उसके बाद कुछ कुछ ऐसे शब्द आएंगे ना दिमाग में आपके नाचने लगेंगे। दूसरा, परीक्षा में ये पंक्ति दे देगा, पूछेगा बताइए किस कविता से है, या फिर ये पंक्ति दे देगा और पूछेगा सप्रसंग व्याख्या पूछेगा, तो ये तो मालूम चल जाएगा ना कि अरे ये तो जैसी ने लिखा है, कड़बक का है, तो लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ पुस्तक के खंड काव्य खंड या आपका पद्य खंड से पहली जो कविता है कड़बक है उसका ये पंक्ति है, इतना तो लिखेंगे, 2 नंबर तो आपको मिलेगा ही 4 नंबर में, ये लिखेंगे तो, है ना, तो ये तो पकड़ में आ जाएगा ना। तो यही होता है, देखेंगे जो चीज़ देखे रहेंगे वही आपके दिमाग में छपेगा। आइए एक बार पढ़ लेते हैं। एक नैन कभी मोहम्मद गुनी, सोई भी मुहाजई कभी सुनी, चांद जैसे जग विधि अवतारा, दीन है कलंक किन्हीं उजियारा। ठीक है, अब इसको सूफी गीत में गाएंगे तो थोड़ा सा और मज़ा आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा गीत में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फिलहाल रैप में हम लोग पढ़ते हैं, रैप में या ठीक है। जग सूझा एक नैनहा, ऊ आंसू के अस नखतन माहा, जौ लही अम्बही डाभ न होई, तौ लही सुगंधे बसाई न सोई, कीन्ह समुद्र पानी जौ खारा, तौ अति भयो असूझ अपारा, जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भाग कंचन गिरी लाग आकाशा, जौ लही घरी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। धड़ाधड़ पढ़ दिया ना, फिर एक बार पढ़ते इधर। एक नैन जस दर्पण, एक नैन जस दर्पण, औते ही निर्मल भऊ, सब रूपवंत गही मुख्य, जो वही कई चाऊ। देखिए फिर से एक बार पढ़ते हैं, अब इसमें अब एक बार पढ़ लिए, चाऊ आऊँ नैन हाँ ऊँ, कुछ कुछ शब्द आपको दिमाग में आया होगा, मेरे साथ भी ऐसे पढ़िएगा इसको ज़रूर। ठीक है, थोड़ा सा मज़ा लीजिए, कविताएं इतनी मज़ेदार होती हैं कि कह ही नहीं सकते। एक बार फिर पढ़ते हैं। एक नैन कभी मोहम्मद गुनी, एक नैन एक आँख, पैरालिसिस हो गया है, जैसी जी को पैरालाइज हो गया है, जैसी जी अपंग हो गए हैं एक आँख से। ठीक है, बीमारी हो गई थी उनको, अपंग हो गए एक आँख से। ठीक है, बाएं आँख से ख़त्म। तो वही कह रहा है एक नैन कवि। अब इसकी थोड़ी सी विशेषता बता देता हूँ कि ये जो है ना कवि अपने बारे में, खुद के बारे में स्वप्रेम, स्वाभिमान कह सकते हैं, यानी गर्व की बात कह सकते हैं, बट उसमें वो वाला नहीं है, मतलब गर्व का मतलब होता है अभिमान वाला, वो वाला नहीं है। गर्व मतलब होता है घमंड, अभिमान का मतलब घमंड ही होता है, बट एक ये प्रेम है, ये अपनी तारीफ खुद की है इसमें, बट एक प्रेम वाला तारीफ है कि भाई हाँ ऐसा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग उस टाइम इन्होंने कितना झेला है अपने आप को, कह नहीं सकते हैं इनके बारे में। एक जो है ना राजा कहता है कि भाई तुम मेरी मजाक उड़ा रहे हो कि मेरी उड़ा रहे हो, कि जो मुझे बनाया हो कि उसको उसका मजाक उड़ा रहे हो। ठीक है, ये कम्हार मतलब जो बनाया है कम्हार, उसको मजाक उड़ा रहे हो कि मेरा मजाक उड़ा रहे, यही बता दो, तो वो शांत हो जाता है वो राजा। ठीक है, आप यहाँ पाइए फिर से। एक नैन, क्लास थोड़ी लंबी ज़रूर है बट अभी समझते हैं क्या कर सकते हैं। एक नैन कभी मतलब मोहम्मद, कभी मोहम्मद जी हैं क्या है एक नैन के, लेकिन गुणी, गुणवान है, वो गुण से भरे हुए हैं, एक ही आँख है, फिर भी कहते हैं ना कि वो देखिएगा गांव में कई लोग ऐसे होते हैं, लंगड़ होते हैं लेकिन बहुत चतुर होता है लोग, कई लोग अपंग होते हैं शरीर से, सॉरी मैं गलत इस्तेमाल किया, नहीं करना चाहिए ऐसे। आप बोला गया कि आप जो अपाहिज हैं उनको अपाहिज नहीं कह सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कौन सा शब्द बोल सकते हैं, एक आया बहुत बढ़िया शब्द है, याद नहीं आ रहा, कमेंट करिएगा क्या उनको बोलते हैं, कमज़ोर जो शरीर से रहते हैं उनको क्या बोलते हैं भाई, देखिए दिमाग से नहीं आ रहा है, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर ईश्वर आपको किसी चीज़ में कमी देता है ना मेरे दोस्त, तो कहीं ना कहीं वो देता है उसके जगह पे कुछ आपके अंदर गुण देता है ना, ये भी देता है, ऐसा नहीं है कि इसलिए आपको अपने, अगर आप विकृत हैं अगर शरीर से कहीं, तो आप बिल्कुल इस बात को मान के चलिएगा कि नहीं ईश्वर ने मुझे पूर्ण बनाया, अधूरा नहीं बनाया है, कहीं ना कहीं दिया है कुछ। तो यही कह रहा है कि ठीक है, सोई विमोहा जय कभी सुनी, ऐसा मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि किसका क्या
स्पेलिंग का अर्थ क्या है, ठीक है, बस यही समझिए। सोई मैंने कोई भी देखता है, बिमोहा मतलब कोई भी देखता है, मोहा देखो, मोहा भोजपुरी में लाइए, मोह हो गुलबा, मोहा गुलबा, तो वही कोई भी देखता है तो मुहा जाता है। जे कभी मतलब जब भी कोई सुनता है, यानी जब भी कोई, अजय मैंने जब भी होता है, ठीक है, जब भी कोई कभी को सुनता है ना तो क्या होता है, मुहा जाता है। यानी कभी एक ही आंखें हैं पर गुणवान है, और उसी गुणवान के चलते कोई भी इनको देखता है, सुनता है, पढ़ता है, ठीक है, तो मुहा जाता है कि वाह क्या आपने कहा, प्रेम प्रेम के पीड़ा में चला जाता है। ये इनका मतलब है। ए मच्छर, देखो आगे बढ़ते हैं। चांद जईस जग विधि अवतारा, चांद जईस मैंने जैसा, ठीक है, जग मतलब इस संसार में, विधि मतलब विधि कर, विधि के विधान तबा भाई का कर भाई, तो विधि के विधान यानी विधि मतलब ईश्वर, भगवान, अल्लाह जो आप मानते हैं वो, ठीक है। अवतारा मैंने जन्म दिया, उतारा, अवतरित किया, ठीक है। तो जैसे कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि मुझे क्या है ना कि भाई चांद जैसे ईश्वर ने जो विधाता है ना, मुझे इस संसार में चांद की तरह अवतरित किया है, जन्म दिया है। भाई चांद की तरह कहने की क्या नौबत आ गई जैसी को, इसलिए कि भाई चांद में भी क्या होता है, दिन है कलंक, हाँ कलंक दिया भाई, कलंक दिया मुझ में दिया है, तो चांद में भी दिया है कलंक। जैस मैंने, जैस का मतलब यहाँ उपमा दिया गया है, इसमें कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है, ठीक है। कि चांद जैस पूछ देगा कि पता है कि कौन सा अलंकार, तो चांद जैस मतलब उपमा अलंकार, हालांकि पूछेगा नहीं, ये बड़े लोगों के लिए पूछता है, हम जैसे लोगों के लिए पूछेगा, आप लोगों की परीक्षा में नहीं पूछता है। तो ठीक है, समझ गए ना। तो चांद जैस, भाई चांद जैस ईश्वर ने मुझे अवतरित किया है, हाँ कलंक मुझ में भी दिया है, मतलब कलंक का मतलब यहाँ काली, कलंक मतलब कलंक, खानदान पे कलंक लगा दिलस, नाम में कलंक लगा दिलस, कलंक मतलब कालिक, दाग धब्बा, ठीक है। दाग धब्बा स्पष्ट ये दिखने वाला नहीं, ये एक लाक्षणिक शब्द है, ठीक है, यहाँ पर लक्षण है यहाँ पर, ठीक है, श्लेष अलंकार कह सकते हैं यहाँ पर है, मतलब कहा कुछ और जाए, उस शब्द से कुछ और एक भावार्थ निकले, अंदर की भाव की बात निकले, तो मतलब हाँ दाग है भाई, दाग धब्बा है उसमें भी। तो एक तो अर्थ दाग धब्बा सीधे हो गया, एक कलंक मतलब इज्जत डुबा देना, मतलब सर झुका देना, वो समझिए, ठीक है। तो श्लेष अलंकार, तो यहाँ पर कलंक कह रहेगा, ठीक है भाई, दीन, दीन मतलब दिया, कलंक तो दिया भाई, लेकिन उजियारा भी तो किया, ठीक है, ये कहने का मतलब है दिया कलंक लेकिन किया भी उजियारा। चांद को, चांद में देखेंगे तो दाग धब्बा यहाँ से पृथ्वी से दिखता है बहुत तरह के, हमको तो जिंदगी पर, जिंदगी कह रहे हैं, बचपन से लगता था कोई ऐसे बड़ा बैठा हुआ है, कोई मुंह ऐसे कोई बैठा हुआ है ऐसे पलथिया मार के, मुंह मगरमच्छ की तरह, ऐसा मैं फील करता हूँ अभी। अब जाके समझ में है कि नहीं, मतलब लगा कि ये तो चांद में तो ऐसे है वहाँ का, ठीक है, पत्थर वत्थर जो पहाड़ वहाड़ का कलर है, वहाँ का मिट्टी का कलर है ऐसा। कई लोग कहते हैं कि पेड़ है कोई, आप भी कुछ कहते होंगे, बताइए क्या समझते होंगे अभी तक। तो वही कह रहे हैं कि भाई चांद में भी तो दाग है, बट चांद को प्रेम के प्रेम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है चांद शब्द को, जहाँ प्रेम की बात आती है तो चांद से ज़्यादा उपमा दिया जाता है। वही जैसी कह रहे हैं भाई, चांद इतना शीतल है, रात में जब चांदनी रात होती है, चांद शीतलता देता है शीतल, तो क्या होता है, मन मोहित हो जाता है, मनोहर हो जाता है। ऐसा ही कभी कह रहे हैं कि जब उसमें दाग दिए हैं तो उसकी भी एक चमक दिए हैं कि रोशनी के अंदर जब भी कोई चांदनी में बैठता है, कोई प्रेमी बैठे या कोई आप बैठे दुखी भी बैठे, तो वाह क्या आनंद है ना। तो वही चांद जैस का कहने का यही मतलब हुआ, ठीक है। कलंक दिए तो भाई, तो उसी तरह से मेरा भी आँख खराब कर दिए ईश्वर ने, ठीक है किए कोई नहीं, बट मेरे अंदर वो कैपेसिटी, क्षमता दिए हैं कि मैं भी अपने काव्य के माध्यम से कहानी कहकर क्या करता हूँ, इस संसार को आप जैसे पाठकों का दिल बहलाता हूँ, आपके अंदर एक प्रकाश लाता हूँ, उजियार करता हूँ, ठीक है, पद्मावत जैसे रचना रचता हूँ, ठीक है, यही है अर्थ, ठीक है। लेकिन कैसे लिखना है, मैं कुछ लिमिटेड वर्ड में आपको आगे बताऊंगा। अभी तक आप समझ गए। जग सूझा एक ही नैन, हाँ जग को क्या सूझा, क्या है भाई, एक नैन एक ही आँख, ठीक है। उवा सूक असे नख तन है, माह नख तन मतलब नक्षत्र, नक्षत्र, अस मने ऐसा, उआ मतलब सुख, उगा उगना, जन्म लेना, ऐसे, ठीक है। तो देखिएगा सुबह सुबह जब उठते हैं आप देखेंगे तो एक शुक्र तारा है जो चमकता है, सब वही अकेले जो अकेले चमकता है, पूरे पूरे तारों में अगर कोई चमकता है अकेले सूर्य के बाद, तो वो साथ में तो कोई कौन चमक, वही वही चमकता है, वहाँ सुबह में ही चमकता है। तो वही कह रहे हैं भाई कि एक ही नैना जग, ठीक है, एक जग में क्या है, जग सूझा एक ही नैना, सबको लगता है कि एक नैन की तरह एक ही आँख है, ठीक है, बट इस आँख से, एक ही आँख से उन्होंने उस संसार को क्या है ना, सबको समझा है, उस तरह से चमका है समझकर
जैसे शुक्र जो तारा है वो, अरे एक मिनट, सॉरी सॉरी, अरे क्या बाबा क्या कर दी, दलमोट खाए वाला ना फाड़ दे लू। फाड़ा मत बबुआ, हमारी मेरी भगनी है, फाड़ दिएगा मेरा नोट। नहीं फाड़िए, पढ़िए, देखिए कैसे मामा जी पढ़ा रहे हैं आपके, है ना, पढ़िएगा ना आप। तो ये समझ रहे हैं ना। तो उसी तरह से ये भी अपने अपने कथा कहानी को रच कर ये भी उस तारे की तरह इकलौते हुए हैं जो चमक उस वक्त में चमक रहे हैं, यही इसका मतलब है। हालांकि देखिए कविता ऐसी चीज़ है ना कि अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से इसका भावार्थ करते हैं, बट कुछ मेन चीज़ें रहनी चाहिए। कोई भी कितना भी शब्द जोड़ ले, कोई कितना भी संदर्भ दे दे। आइए आगे। जौ लही अम्बही डाभ न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। देखिए जौ लही अम्बही, जौ लही अम्बही, ठीक है, जौ लही अम्बही डाभ न होई, डाभ न होई। जैसे देखिएगा डाब जो पीते हैं ना, तो नारियल का डाब कोढ़ी बन के आता है, वैसे ही आम का भी डाब होता है। यानी डाब कहने का मतलब उसमें कोढ़ी लेना, कोढ़ी हम लोग बोलते हैं। ए मुनी प्लीज ले जाना गा के, अभी हम क्लास ले रहा बानी है, देखा माल समझ छुआती है, फिर डिस्टर्ब हो जाए, हटावे करा के। तो जब तक आम में मंजर नहीं आता है ना, तब तक खुशबू तो आती नहीं है। आती है क्या खुशबू? देखिएगा आम का दिन जब आम मंजर पकड़ता है तो क्या खुशबू देता है, एक अलग तरीके का सौंदर्य खुशबू आता है उसमें से। वही कह रहे हैं कवि जी, कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि भाई आम, देखिए आम में तभी खुशबू आएगी जब उसमें मंजर आता है, तब उसका यही कहने का मतलब है। और तौ लही सुगंध, तब जाकर क्या है ना, सुगंध बसाई मैंने बसाता है। देखिए अभी बसाना का मतलब तो नकारात्मक अर्थ होता है, ठीक है, बास मारता, बसाता, ठीक है, वो होता है। लेकिन यहाँ बसाने का मतलब सुगंधित करना यहाँ पर, ठीक है। ना होई, अगर आम अगर नहीं मंजर करता है तो नहीं होगा भाई, क्या नहीं होगा, सुगंध जो है ना उसका नहीं बिखरेगा, सुगंधित नहीं फैलेगा उसका सुगंध। ये कहने का मतलब है आम मंजर पकड़ेगा तभी तो सुगंध देगा, ये कहने का है। कीन समुद्र पानी जो खारा, कीन ठीक है, समुद्र का पानी खरा भाई, ठीक है, खरा है, पानी क्या है, खरा है, समुद्र का पानी क्या है, खरा है। लेकिन तो अति भयु असूझ अपार, खरा है तभी तो उस क्या है, वो रहस्यमय अभी बना हुआ है। समुद्र क्या है, अभी भी रहस्यमय बना हुआ, क्यों? क्योंकि वो खरा है। आप सीधा रहिएगा ना, आपको ऐसे ही लोग उड़ा देगा लोग, ठीक है। आपको समुद्र की तरह खरा भी होना है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं, वही कहने का मतलब है। हालांकि मैं ये थोड़ा सा अलग एक्स्ट्रा जोड़ दिया हूँ। कीन समुद्र पानी खारा, समुद्र अगर पानी खरा है तभी वो अपने विशाल रूप में अभी भी जिंदा है, नहीं तो लोग उसको पीने के पानी के इस्तेमाल में करने लगते, पीते पीते उसको सुखा देते या गलत इस्तेमाल करने लगते, ठीक है, अभी भी तो कर ही रहे हैं। बट समुद्र का विशालता अगर है तो किस कारण से, खरा होने के ही कारण से। वो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को छुपा कर रखा है, तो खरा होने ही के चक्कर में कारण है, ठीक है। अपारा, उससे कोई पार नहीं कर पाया है, समुद्र जो है उससे पार नहीं, जीत नहीं पाया है, मतलब अभी भी रहस्यमय है। ये जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, फिर देखिए त्रिशूल आ गया। अरे भाई जैसी जी मुसलमान कवि भगवान का नाम त्रिशूल का नाम ले रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? हाँ, त्रिशूल कैसे आ गया? त्रिशूल, शंकर भगवान जब त्रिशूल मारे थे ऐसे, हालांकि ये कहानियाँ हैं, ठीक है। तो जो सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत का नाम आप जाने हुए हैं, तो वो क्या हुआ, त्रिशूल जब किए, त्रिशूल मारे, तब जाके वहाँ से सुमेरु पर्वत का निर्माण हुआ। समझ रहे हैं ना यहाँ पर, तब जाके सुमेरु पर्वत, या क्या है, कंचनगिरी, कंचनगिरी यानी कंचनगिरी मतलब सोने की, गिरी मतलब क्या होता है, पहाड़ होता है, कंचन मैंने सोना होता है, यानी सुमेरु पर्वत क्या है, सोने की तरह पर्वत वो बना भाई, और आकाश को छुआ कैसे, जब भगवान शंकर ने त्रिशूल मारा। हालांकि लेकिन यहाँ क्यों दे दिया, अब थोड़ा सा और मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ देता हूँ यहाँ पर। अगर मेरी अब तक आप अगर मेरी क्लास देख रहे हैं, तो आप अगर सिंगल भी आकर देख रहे हैं तो भी, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग ज़्यादा समझाने पर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन क्या कर सकता हूँ, मेरी आदत है, मैं अपनी आदत से बाहर नहीं आ सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए जायसी जो कवि है ना, ये केवल कवि नहीं है, ये समन्वय के भी कवि हैं, ये हिंदू और मुसलमान की भाईचारे वाले कवि हैं।
आप नागमती पढ़ेंगे, ये पद्मावत पढ़ेंगे ना, तो पद्मावत में दिया हुआ है भगवान शंकर का, काली का, ये लोग सबका एक उसमें मेंशन किया गया है भाई, इन्होंने बताया हुआ है। बता रहे हैं मुसलमान कथा बता रहे हैं, मुस्लिम पृष्ठभूमि से कथा बता रहे हैं, प्रेम की बात बता रहे हैं, और उसमें हिंदू भगवानों का भी उसमें वर्णन कर दे रहे हैं। और वर्णन क्यों नहीं कर रहे हैं, बल्कि कहानी को उसी वर्णन जोड़ने के माध्यम से बढ़ा भी रहे हैं। तो देखिए, अभी आपने देखा इन्होंने क्या किया है, त्रिशूल सुमेरु, भगवान शंकर के यहाँ पर त्रिशूल के माध्यम से जिक्र आ गया ना यहाँ पर। यानी क्या किया इन्होंने, हिंदू और मुसलमान की चीज़ों को जोड़ा ना। इसीलिए ये क्या है, जायसी क्या है, बंधुत्व, भाईचारे, प्रेम, प्रेम के कवि तो कहीं जा रहे हैं, ठीक है, ये हैं। इन्होंने ही एक हिंदू और मुस्लिम के बीच उस वक्त में अपने प्रेम को स्थापित करने के लिए देखिए किस तरीके से कहानी को, कथा को गढ़ा है। क्योंकि उस वक्त भी प्रेम की ज़रूरत थी, जब तनाशाह बढ़ गया था, मुस्लिम कौम जो है, मुग़लों ने, तुर्कियों ने आकर जो हिंदुओं को किस तरह से ये किया था, तो भाई तो तकरार तो रहेगा ना, हिंदू मुस्लिम में रहेगा ना। उस तकरार को कम करने के लिए ही जैसी एक तरह से देखा जाए तो अपने काव्य में इस तरीके से उन्होंने हिंदू भगवान और मुसलमानों की जो आराध्य जो कुछ भी हैं, ये अपनी काव्य में सबको मिलाकर कहानी को बनाया हुआ है, प्रेम को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के बनाया हुआ है। अच्छा, राइटर रचना क्यों करता है भाई, क्यों करता है, अपनी विद्वता दिखाने के लिए नहीं, उसको ज़रूरत है, समाज के ज़रूरत के अनुसार ही रचनाएं होती हैं, कविताएं समाज की ज़रूरत के अनुसार होती हैं, कोई नाम कमाने के लिए नहीं होता। हाँ, नाम तो होगा ही, बाद में धीरे धीरे जैसे प्रसिद्ध होगा, उसकी कहानी कविताएं प्रसिद्ध होगी, समझ गए ये चीज़ें। अब यहाँ पर तो वही शंकर भगवान जो है त्रिशूल मारते हैं, तब जाके सुमेरु पर्वत का निर्माण होता है। उस तरीके का सोने की तरह पहाड़ जो है आकाश की तरफ भागता है, छूता है, ये कहने का मतलब है। तो देखिए भाई, त्रिशूल दर्द, कष्ट, परेशानी होगी, तभी जाके आप निर्माण होंगे, बनेंगे, इसका मतलब ये है ना। ये सब क्यों कह रहा हूँ, देखिए आप अपने रिजल्ट बनाने के फलाना हई से मतलब होकर हई इतनी बड़े, होकर हई इस्तीबा, होकर हई रिजल्ट आइला ना, होकर कम नंबर आइला। अरे आपका कितना आया भाई, हम मेरा भी कम आया है। यही सिस्टम यहाँ पर अभी हो रहा है। जैसी जी बता रहे हैं कि हम काना हैं, आँख से कम देख रहे हैं, ये भी हैं, ठीक है, बट बाकी लोग तो अभी है, चांद भी है भाई, दाग, ठीक है, सुमेरु पर्वत भी चोट खाकर बना है ना। ये पता नहीं क्या मतलब हुआ, जो तो क्यों, जैसे ये सब क्यों बता रहे, ये सब उपमा दे रहे हैं, समझ रहे ना इसको। उम्मीद है कि अब आप समझ जाएंगे और अपने से भी इसका भावार्थ लिख पाएंगे। बट मैं आपको बताऊंगा रीडिंग, इसके बाद मैं रीडिंग करने वाला हूँ, क्योंकि समझा तो दिया, अब आप कैसे लिखेंगे उसको रीडिंग करूँगा आगे, ठीक है। जौ लही घड़ी कलंक न पड़ा, जौ लही घड़ी मतलब होता है छोटा सा मिट्टी का घड़ा होता है, ठीक है, जिसमें सोना जो होता है पकाया जाता है, गलाया जाता है। देखिए सुनार की दुकान पे अगर छोटा सा एक रहता है, वो मिट्टी का नहीं, कुछ अलग ही तरीके का रहता है, और उसी में क्या होता है ना, कोयले पर उसको रख दिया जाता है, वो हीट हो जाता है, और हीट होता है तो उसमें से कच्चा रॉ सोना होता है, जो पक्का पूरा नहीं रॉ, तो उसमें डाल कर उसको पिघलाया घुलाया जाता है, शुद्ध बनाया जाता है उसको घुलाकर। वही घड़ी कह रहा है कि जब तक वो घड़ी एक कलंक नहीं न पड़ा मतलब पड़ना, कोयले, यहाँ कलंक मतलब यहाँ क्या हो, कोयला, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जब तक वो कोयले में नहीं पड़ता है तो हीट कैसे होगा, गर्म कैसे होगा भाई, तपेगा नहीं, तब तक वो गर्म कैसे, तपेगा नहीं तो फिर कैसे सोना शुद्ध वो पका पाएगा, गला पाएगा सोने को। तब कैसे कांच होई, जो कांच मतलब रॉ मटेरियल, कांच के मतलब शीशा वाला नहीं, कांच का मतलब शीशा नहीं, जो रॉ है। जैसे एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है भाई, उसको देख रेख करके उसको नहीं सिखाइएगा, डांट फटकार प्यार दुलार करके नहीं उसको बताइएगा, तो कैसे धीरे धीरे बड़ा तो होगा बट कुछ सीखेगा तो नहीं ना। वैसे ही कह रहे, कच्चा माल है वो सोना जो निकला, रॉ निकला, धातु जो है कच्चा निकला धातु, तो वो कच्चा धातु क्या है, उस घड़ी तपती हुई घड़ी में अगर घड़ी को नहीं तपाएंगे तो उस घड़ी में कच्चा क्या होगा, वो बनेगा नहीं, कंचन बनेगा ही नहीं, शुद्ध सोना बनेगा नहीं, है ना। ये कह रहा है कि नहीं कंचन कारा होगा ही नहीं, कंचन नहीं मना नहीं, कंचन मना शुद्ध सोना नहीं हो पाएगा, कंचन नहीं बन पाएगा। वो कौन, कांच यानी रॉ मटेरियल, ठीक है, यानी धातु, कच्चा धातु जो है, ये समझिएगा। बाकी पता नहीं कौन क्या समझाया, मैं जो समझ रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक नैन जस दर्पण, अब यहाँ पर ये आपका 7 अर्धाली खत्म, एक दोहा है, इसको देख ले। एक नैन जस दर्पण, एक नैन जस दर्पण, ये जो दर्पण जो है ना,
जो आँख है ना, जो एक दर्पण के जस माने जैसा, यहाँ पर भी दर्पण से आँख का क्या उपमा दिया गया है, आँख क्या है, दर्पण से उपमा दिया गया है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। एक नैन जस दर्पण, क्या है दर्पण, क्या है नैन, क्या है एक दर्पण की तरह नैन जो है, उसको दर्पण और नैन को एक मिला रहे हैं, ठीक है। औते ही निर्मल भाव, औते ही मतलब दर्पण जैसे शुद्ध होता है, नॉर्मल होता है, जो जैसा आप रहते हैं वैसा ही वो दिखाता भी है, ऐसा भी मिक्स करता है दर्पण। उसी तरह से मेरा भी एक जो आँख है ना वो दर्पण ही है, शुद्ध दर्पण है, ठीक है, निर्मल है, ये कहना चाह रहे हैं। जिसमें कोई भी आए, जो कुछ भी आए, जो जैसा देखना चाहे वो मेरे से देख सकता है, यही कहने का मतलब है। क्योंकि दर्पण का काम ही है सबको आईना दिखाना, देखो भाई आप कैसे दिख रहे हो, है ना, बुरे दिख रहे हो कि अच्छे दिख रहे हो, थोड़ा सा काले हो कि सावले हो, जो हो सो देखो, मैं ओपन किताब हूँ, दर्पण हूँ। सब रूपवंत गही, रूपवंत का मतलब क्या हुआ, अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, कई तरह के विद्वान हैं, हर तरह के सोच के लोग हैं, सब लोग गुणवान भी हैं, बने लोग हैं, मतलब आँख नाक कान सब कुछ सुंदर, स्मार्ट, खराब भी, सब कुछ हैं। रूपवंत यानी ऐसे तो यहाँ पर रूपवंत का होना चाहिए, मतलब रूपवंत का मतलब है ना बढ़िया से बढ़िया लोग, पहुँचे से पहुँचे भी लोग। क्या गही मतलब जाते हैं भाई, आते हैं भाई, मुख्य जो वही कई चाव, मुख ढूंढते, यानी मेरे अंदर, मेरी कथाओं के अंदर, कविताओं के अंदर अपने आप को ढूंढते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है, अपनी प्रेम की पीड़ा को भी ढूंढते हैं, प्रेम को ढूंढते हैं, आते हैं, आनंद लेते हैं, ये सब हो जाएगा। देखिए एक अर्थ नहीं होता है, आप समझ रहे हैं इतना चीज़। यहाँ पर अब पढ़ते हैं बारी बारी से एक एक चीज़, केवल पढ़ेंगे और कमेंट करके बताइए कि ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको कहीं बोर तो नहीं हो रहे हैं। एक नैन कभी मोहम्मद गुनी, सोई भी मुहा जे कभी सोनी। और ये मैंने कॉपी किया हुआ है, बंदे ने क्या कमाल का लिखा हुआ, मैंने इसको कॉपी किया हुआ, मैं हकीकत बताता हूँ, मैंने आपको समझा दिया इसका अर्थ, बट ये बंदा जो लिखा है ना कम वर्ड में लिखा है, तो मैंने इसको कॉपी करके रखा हुआ नेट से, कोई इसमें ये नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ इसको, ठीक है। हाँ, एक नैन के होते हुए भी जैसी गुड़ी यानी गुणवान है, जो भी उनकी काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाता है। इस पंक्ति का यही अर्थ हुआ। चांद जैस मतलब लिखना हो तो कैसे लिखे, ये 5 नंबर का सवाल, सीधे 5 नंबर का सवाल इस बार बनने की उम्मीद है। संभावित सवाल, संभावित, इसको नोट करना, लिख लेना है, संभावित सवाल, कड़बक का भावार्थ, प्रथम कड़बक का भावार्थ लिखे, संभावित, ठीक है, 2025 के लिए। तो ये समझ के, चांद जैस जग विधि अवतारा, देखिए इसको तो मैंने बहुत सारे शब्दों में समझा दिया, बट कम लिमिट शब्दों में लिखना है इसको। और 5 नंबर का सवाल मतलब 100 वर्ड से कम नहीं, 120 तक जा सकते हैं। ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह, माँ दरवाजा थोड़ा सा हटा दो। चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन है कलंक किन्हीं उजियारा। चांद जैस ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह यानी कवि को चंद्रमा की तरह धरती पर उतारा है, लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है भाई, वैसे ही कवि में भी है बेशक, फिर भी कवि चंद्रमा की तरह है, अपने काव्य कथा के माध्यम से क्या कर रहे हैं, पूरे संसार में प्रकाश फैला रहे हैं, यही अर्थ हुआ। कोई दिक्कत, ठीक है। जग सूझा एक ही नैनहा, ठीक है, नैनहा उआ सुख असित नख तन्हा महा। जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्र के बीच, जिस तरह अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है, चमकता है, ठीक है, उसी प्रकार कभी जो है, कभी भी अपनी एक ही आंख से इस दुनिया को भली भांति समझ लिया है, यानी समझ चुके हैं, चमक रहे हैं उसी तरीके से, इसका ये अर्थ हुआ। जौ लही अम्बही, थोड़ा सा यहाँ पर ये है बट आप अपने से नोट करिएगा। जौ लही अम्बही डाभ न हुई, तो लही सुगंध न बसाए, जौ लही जब तक नहीं, अम्बही में डाभ, अम्बही मतलब अम्ब मतलब आम्र, आम, ये पर्यायवाची शब्द है अम्ब, आम को अम्ब भी कहते हैं। जब तक आम में नुकीली डाब यानी मंजरी नहीं पड़ती है भाई, तब तक वो खुशबू कहाँ से देगी, सुगंध उसमें कहाँ से आएगा, ठीक है। किन्ह समुद्र पानी जो खारा, तो अति भायु असूझ अपारा। समुद्र का पानी खारा है इसलिए वह असूझ है और अपार है, यानी उसका पार नहीं है, अभी उसको समझने में बहुत समय लगेगा। कभी भी ठीक है, खारे ही हैं अब, लेकिन उनको भी समझने में आपको समय लगेगा, ठीक है। आप जितना समझेंगे उतने ही वो और बढ़ते जाएंगे, कभी भी, ये कहने का मतलब है। जो सुमेरु तिरसूल बिनासा, कंचन गिर लाग आकाशा।
ऊपर भागता भाई, तभी जाके ऊपर वो बढ़ा। वो जब तक सुमेरु पर्वत को त्रिशूल से नष्ट न किया गया तब तक वो सोने का नहीं हुआ, ठीक है, तब तक वो सबसे ऊंचे आकाश में ऊंचा नहीं हुआ। इस तरीके से जौ नहीं घरी कलंक न पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा। जो कांच का कंचन है अभी पक्का नहीं है, शुद्ध कैसे होगा जब तक घेरिया सोने को गलाने वाला पात्र में सोने को गलाया नहीं जाता, उस ताप में उसको नहीं डाला जाएगा, तब तक वह कच्ची धातु जो है अभी रॉ में है, ठीक है। वो कैसे बनेगा भाई, सोना कैसे बनेगा, यही तो है इसका। समझ गए? यहाँ तक तो भावार्थ एक समझ गए, कड़बक का यही लिखना है। इतना आप लिख देंगे आपका हो जाएगा, 120 वर्ड में हो जाएगा, 5 नंबर का सवाल का काम बन गया, ठीक है। अब बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं। एक नैन जस दर्पण और तेही निर्मल भाव, सब रूपवन ते गही मुखे, जो वही जोहन, भोजपुरी में जोहना बोला जाता है। जो होता देखते केना बढ़िया, देखते कलमिया के ना धरा गुलबा, देखते पैसा के ना किताबा में तो जो होता वही जोहना। मुख जोहना, सब लोग जो होते हैं अपने चेहरे को जो, मुख का मतलब यहाँ केवल इस चेहरे को नहीं, दर्पण में देखते ही नहीं, बल्कि अपने आप को मेरा चेहरा देख मेरे में आकर मेरे से पूछते हैं, अपने आप के सवालों का हल पाते हैं, ठीक है। ये भी एक अर्थ हुआ। वे क्या कहते हैं, कभी कहते हैं कि वे एक नैन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल हैं भाई, स्वच्छ भाव वाले हैं, और उनकी इस गुण की वजह से ही बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा के लिए उनके मुख की तरफ ताका करते हैं कि आप उद्धार हो जाए आपसे। समझ गए यहाँ तक? अब कड़बक 2 नंबर पर चलते हैं। क्लास काफ़ी लंबी हो गई होगी, कोई नहीं, देखते हैं आप कितना धाकड़ स्टूडेंट है, पढ़ते हैं कि नहीं। मैथ तो पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैथ में अगर 5 से 6 घंटा दे रहे तो हिंदी के लिए 1 घंटा नहीं दे सकते हैं, देना चाहिए, क्योंकि हिंदी खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, सब क्रियाकलाप हिंदी में करते हैं, तो हिंदी को थोड़ा समझना ज़रूरी है। 100 नंबर का ये भी है भाई, 100 नंबर का ये भी है, फिर कैसे हल्के में ले सकते हैं। कड़बक 2 का देखिए, मैं इसका ना एक बार रीडिंग कर दे रहा हूँ और भावार्थ सीधे बताता हूँ, क्योंकि क्लास लंबी हो गई, आप भी बोर हो जाएंगे, ठीक है। केवल पढ़ दे रहा हूँ। मुहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, मोहम्मद ये कभी, थोड़ा मोटा मोटा बताता हूँ, ये जोड़ कर के मतलब हुआ कि देखिए कविताएं जोड़ कर ही बनाई जाती हैं, मकान ईंटों को जोड़ कर एक मकान बनता है, ऐसी कविताएं शब्दों को जोड़ कर कविताएं बनती हैं, कविता कहानी सब कुछ बनता है। तो यही कह रहे हैं कि जो इस कड़बक में जो हम जायसी जी हैं, जायसी जी इस कविता में कड़बक में अपनी कविताओं की थोड़ी सी क्या है तारीफ़ किए हुए हैं। तारीफ़ का मतलब इसकी विशेषता बताए हुए हैं कि कैसे क्या उन्होंने किया हुआ है, यानी अब कुल मिलाकर कहा जाए तो अपनी काव्य के बारे में बात किए हैं, काव्य के बारे में बात की है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, मुहम्मद यहीं कभी जोरी सुनावा, ये कहकर कभी मोहम्मद जायसी जी ये कविता को रचकर, कथा को रचकर ये सुना रहे हैं, ये गा रहे हैं, बता रहे हैं, सुना ये बता रहे हैं कि सुना जो प्रेम पीर का गावा, जो भी प्रेम का पीर जो है, ये जो पद्मावत थे, इस कहानी को, नागमती का विरह को सुनते हैं, इस कथा को, कविता को अगर सुनते हैं तो वो इस प्रेम के पीर को वो सुनते हैं, तो क्या करते हैं, जोरी लाई रकत के, जो ये प्रेम का पीर उन्होंने बनाया हुआ है, ये नागमती, पद्मावती, ये सब जो भी रचना किया है पद्मावती, ये क्या किया है, इसको, इस कविता को, इस कहानी को इन्होंने अपने रक्त से इसको सींचा हुआ है। क्या किया है, जोरी लाई, ये जो उसमें सीमेंट लगाए हैं, सीमेंट वाला जो तरल लगाए हैं वो क्या है भाई, रक्त है, खून, यानी खून का मतलब खून काट कर नहीं, मतलब कहता है जी जान से लगाकर, खून का मतलब जी जान लगा देना भाई, ये जी जान की से इन्होंने अपनी इस प्रेम की पीर वाली कहानी, कथा काव्य को रचा है भाई। और जो भी ये सुनता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, प्रेम को पीर में, उसी में वो भी उस पीड़ा को खुद का पीड़ा मानने लगता है, डूब जाता है उसमें। क्या है भाई, वो जो है गाढ़ी प्रीति नयन जल भाई, और ये जो है ना जी जान से, ठीक है, जी जान से इस कविता की रचना करते हैं, और गाढ़ी प्रीति नयन, ये जो इसमें प्रेम का इसमें जो सृजन किया है वो अपने अश्रुओं से किया है। यानी कोई भी राइटर जब कविता लिखता है ना, कुछ भी लिखेगा ना, अगर आप प्रेम की बातें लिखते हैं तो कुछ ऐसे मोमेंट आता है कि आप उसमें डूब जाते हैं, आपके आंखों से जो आंसू है ना, आंसू गिरने लगते हैं कि भाई क्या क्या। मैंने भी है, मैं जब गीत लिखता था तो कुछ ऐसे गीत मैंने भी लिखा कि बहुत 12-15 साल पहले, तो उसमें मैं खुद रोया हूँ कि अरे क्या बात लिख दिया मैंने। तो प्रेम, वही बात कह रहे कि मैंने जो ना, ये जो कविता काव्य जो मैं जो सुना रहा हूँ आपको, जो आप पढ़ रहे हैं, ये मैंने कोई ऐसे नहीं लिखा भाई,
देखिए मैं भावार्थ बता नहीं लगा, चलो कोई नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं लिखा है भाई, मैंने जी जान से लिखा है, तन मन लगा कर लिखा हुआ है, खून जो इसको बोलते हैं ना रक्त, उसका एक एक बूंद से लिखा हूँ मैंने, यानी जी जान के लगा कर लिखा हूँ मैं। अपने आँखों के आंसुओं को बहाकर लिखा है मैंने, तब जाकर ये गाढ़ी प्रीति बनी हुई है। ठीक है, ये समझिए, ये जो प्रेम है, जो प्रेम के पीड़ा में आप खुद पीड़ित हो जा रहे हैं, ये ऐसे नहीं है। मैंने भी इस प्रेम की पीड़ा को झेला हुआ है, रोया है, आंसू बहाया है, और उस आंसू के ही जरिए मैंने इस काव्य की रचना की है, इस कथा की रचना की है, जो मैं जिसको सुनाता हूँ वो क्या होता है, पीर गावा पावा पीर में जाकर पड़ जाता है। ओ मन मन जानी कबित असकीन्हा, ओ मन जानी कबित अस कीन्हा, मुक यह रहे जगत मह चिन्हा। ऐसे मैं रीडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, ठीक है। कहाँ, अब वही रतन सिंह राजा मैंने बताया ना पद्मावत की कहानी की मैंने जो चर्चा की, देखिए अभी यहाँ पूछ रहा वही, तो थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगा। अब बोलते बोलते मैं तो लगातार बोल रहा। कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुआ अस, सुआ मतलब वही सुगा, हीरामन तोता। बुद्धि उपराजा, बुद्धि का तेज था वो, गुरु कहलाता था वो। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, कहाँ राघव जो सुल्तान को ये समझाया था कि कोई है पद्मावत, ठीक है, जय किन्हें बखाना बताया था। हाँ, कहाँ स्वरूप पदुमावती रानी, कोई न रहा, कोई नहीं रहा, जग रही कहानी। सब लोग चले गए बट उनकी कहानी रही भाई, सब लोग चले गए बट वो कहानी रही। इसलिए मैं भी क्या करता हूँ ना कि मन जानी कविता असकीना, तभी मैं भी मन लगा के कविता को क्या करता हूँ, ठीक है। मकु यह रहे जगत, इसलिए मैं तन मन धन लगा कर, आंखों के आंसू बहाकर मैंने इस कविता को, कहानी को मैं रचा, ताकि मैं रहूं या ना रहूं, बट मुझे क्या होगा, ये मेरा जो है कृति जगत में रहेगी, ठीक है। मकु यह रहे मतलब मैं रहूं ना रहूं, बट मकु यह मतलब कविता कहानी, जो मैंने, कहानी का मतलब काव्य कथा, ये मत कहानी समझिएगा, काव्य कथा जो मैंने भी रचा वो जगत में क्या रहेगा कैसे, ऐसे रहेगा भैया कि जैसे रतन सिंह राजा चले तो गए, क्या है वो बुद्धिमान सुआ तोता चला तो गया बेचारा, अलाउद्दीन भी चले गए, और राघव भी चला गया जो ये बखान किया था, पद्मावती के बारे में बताया था। बेचारी राजकुमारी पद्मावती भी चली गई, सब लोग चला गया, बट आज उनकी कीर्ति तो है ना हमारे समाज में, आज उनको पढ़ रहे हैं ना। ऐसे ही एक दिन आने वाले समय में आप हमें भी पढ़िएगा ठीक है। वही करे, धानी सो पुरुष जस कीरति जासु, ठीक है, कीरति जासु, फूल मरे पे, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, फूल मरे पे मरे ना बासु, बासु मतलब बास, सुगंध, खुशबू। फूल देखिए, पेड़ से पौधे से फूल जो है ना वो टहनी सा वो खत्म हो जाता है, बट उसका जो सुगंध है ना, खुशबू है ना, आसपास बिखरी रहती है, ये समझ जाइए। तो यही कह रहे हैं। तो ऐसे ही धानी सो पुरुष जस कीरति जासु, उसी तरह से मेरा भी क्या है, कीर्ति होगा, ठीक है। आगे से देखते हैं, कोई न जगत जस बेचा, केहू न लीन है जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सवरे दुई बोल। आप मेरे, मैं रहूं या ना रहूं मेरे गीत याद रखना, या फिर मैं रहूं या ना रहूं मेरे गीत रहेंगे, ठीक है। ऐसे गीत सुने हुए हैं, आप मुझे गीतों में याद करेंगे। यही बात यहाँ पर भी है कि केई न जगत जस बेचा, कोई नहीं, केई मतलब कोई भी नहीं, कोई भी नहीं जगत में, इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो क्या है, जस मतलब जश, कीर्ति, आपने जो भी काम किया हुआ है, ठीक है, वो कोई क्या है, कोई उस जश को क्या है ना, वो बेच नहीं सका, बेच ही नहीं पाइएगा भाई। लोग कहला ना कि पढ़ ले बबुआ, पढ़ाई तो केहू खरीद ना सकी, और पढ़ाई खरीदेगा तब तक खरीदा ही रहता, बट कहे मतलब पढ़ाई तुम्हारा कोई बेच नहीं सकता है, कुछ उसमें हिस्सा नहीं लगा सकता, ये कहने का मतलब यही यहाँ पर बात हो रही है कि कोई अब जो है ना जश को बेच नहीं सकता है, और जब बेच नहीं सकता है तो कोई उसका मोल भी नहीं लगा सकता है, कोई बंटवारा भी नहीं कर सकता है। वही कह रहा भाई कि कोई उसको केहू न लीन है, लीन मतलब कोई नहीं ले सकता है, मोल मलाई करके खरीद भी नहीं सकता है। ये कहने का मतलब जो यह पढ़ेगा कहानी, ये जो मेरी कथा कहानी काव्य कथा है, इस कहानियों को कथाओं को पढ़ेगा, ठीक है, ये तो ले नहीं सकता, बंटवारा नहीं कर सकता भैया, बट अगर कोई पढ़ेगा
तो जैसे जैसे मेरे को पढ़ते जाएगा, मैं क्या होऊंगा समाज में, फिर से मेरा नाम रहेगा, मेरा भी यश इसी तरह से विराजमान रहेगा, चमकता रहेगा मेरा नाम। ठीक है, यही कहने का मतलब है जैसी की। तो ठीक है जैसी का, तो आगे हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा रीडिंग करते हैं। कमेंट करके बताइए कि अभी तक मैंने जो कुछ बता रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं। कमेंट प्लीज़ एक बार। अब थोड़ा सा रीडिंग करते हैं कैसे आपको लिखना है। मोहम्मद कभी यही जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोरी लाई रखत कै लेई। ठीक है, लेई मतलब लेई आटा वाला लेई होता है ना, ऐसा ही सीमेंट समझिए, ईंट के बीच जो सीमेंट लगता है, इस तरह से लेई समझिए। गाढ़ी, ठीक है, और लेई का मतलब ये भी एक तरह से समझिए कि जो काव्य शास्त्र होता है, जब कहानी कविताएं सब लिखी जाती है तो उसके कई तरीके की शैलियाँ होती हैं, कुछ नियम कानून होते हैं, उस तरीके से कानून भी यहाँ पर लेई कर समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से कहे, एक वर्ड में कहें तो व्याकरण। ठीक है, लेकिन कविता का भी एक अलग व्याकरण होता है, जिसे काव्य शास्त्र बोलते हैं, तो भी समझ सकते हैं यहाँ पर अर्थ। एक अर्थ, गाढ़ी प्रीति नयन नयनन है जल भेई। कवि अपने काव्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैंने यह काव्य रचकर सुनाया है, और जिसने भी इसे सुना है उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ। यही पीड़ा। ठीक है, मैंने इस काव्य को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है, जो गाढ़ी प्रीति के नैन जल में भिगोई हुई है, उसे निर्मित है, बनाई गई है। इतना ही आपको लिखना है। ओ मन जानी कविता सकीन्हा, मक यह रहे जगत मह चीन्हा। मैंने इस काव्य की रचना यह समझ कर, यह जानबूझकर किया हुआ है कि मेरे रहने या न रहने के बाद भी संसार में मेरा जो काव्य कथा है अमर रहे, मेरी आखिरी निशानी बची रहे। कहाँ सो रतन सेन अस, कहाँ गए भाई, कहाँ सुआ असी। सुआ माने वही हिरमंत तोता, कहाँ गया बेचारा बुद्धिमान था वो, कहाँ गया। हाँ, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानु, कहाँ राघव जय किन्हें बखानु। कहाँ कहाँ स्वरूप पद्मावती बेचारी, सबसे सुंदर पद्मावती बेचारी रानी, कोई न रहा, जगी रही कहानी, रही तो क्या रही उनकी कहानी रही। अब न वह राजा रतन सेन है, न वह रूपवती पद्मावती हैं, न वह बुद्धिमान सुआ यानी तोता है, न राघव चेतन या अलाउद्दीन है यानी वही अलाउद्दीन खिलजी है। कोई नहीं है, फिर भी इनमें कोई आज नहीं है, लेकिन फिर भी उनके यश की कथा जो है यहाँ इस धरती पर अभी भी विराजमान है के रूप में यह कहानी रह गई है। ठीक है, धानी सोई जैसे की रति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। सुगंध नहीं मरता है भाई, वह पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति अभी भी विराजमान है, प्रतिष्ठा इस संसार में है भाई, वो धन्य है। धानी मतलब धन्य है। ठीक है, जिसका कीर्ति अभी जासु जो है सोई, जिस किसी का भी, ठीक है, उसी तरह है रह जाती है संसार में कीर्ति प्रतिष्ठा, उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार क्या होता है भाई, फूल तो मुरझा जाता है बेचारा, पर उसकी जो खुशबू है, उसका जो सुगंध है रह जाता है। ऐसे ही इतने ही कम शब्दों में आपको लिख लेना है। केई न जगत जस बेचा, कोई जगत में नहीं बेच सकता है, और न ही कोई लीन जैसे मोल। ठीक है, जो यह पढ़े कहानी हम सवरें दुई बोल। इस संसार में यश न तो किसी ने बेचा है, न ही किसी ने खरीदा है। कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित इस कहानी को पढ़ेगा, वह हमें दो शब्दों में याद रखेगा। दो शब्दों का मतलब वो हमें याद रखेगा। यहाँ दो शब्दों काट दीजिए, कोई उचित नहीं लग रहा है। वो हमें भी याद रखेगा, ऐसे लिख सकते हैं। ओ माय गॉड, तो यहाँ पर कड़बक खत्म होता है आपका लेखक परिचय। दोनों कड़बक खत्म हो गया। क्लास बेशक लंबी हो गई होगी, बट क्या ही कर सकते हैं, एक क्लास में ख़त्म करना कुछ। देखिए, ज़्यादा मैं समझाऊंगा तो क्लास तो बढ़ेगी ही पड़ेगी, पर उम्मीद है आप पूरी तरीके से क्लास को देख लिए होंगे। कमेंट करके बताइए देखें या नहीं देखें, कैसा लगा, समझे कि नहीं समझे। आज तक कड़बक जो कुछ भी किसी क्लास करके जो कुछ भी समझे होंगे, उसके बाद अगर इस क्लास को देखें तो आप समझ पाएँ कि नहीं कि कुछ नया चीज़। कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसा लगा, है ना। चलिए, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।